पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित बहुत सारे फिनोमिना हैं और वो फिनोमिनाज बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। उनमें मतलब आप अभी देखेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा एक एक करके, तो आप देखेंगे कि बड़ा महत्वपूर्ण फिनोमिनाज हैं वो सारे के सारे। तो क्या है, उनको एक एक करके हम सबसे पहले देखेंगे। और वो जितनी भी पूरी एक लंबी लिस्ट है उनकी, उनमें सबसे पहले ये घटना हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपने देखा था कि क्लास 10th में भी शायद पूर्ण आंतरिक परावर्तन है आपका, तो वहां पर आप पढ़ते हैं कि हीरा कांच की अपेक्षा अधिक चमकदार दिखाई देता है। तो हीरा कांच की अपेक्षा अधिक चमकदार दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? डायमंड स्पार्कल्स मोर देन द ग्लास। ठीक है, तो आप पहला बना लें। आज हमने हेडिंग डाली है फिनोमिनन बेस्ड ऑन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित घटनाएं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं। और उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हीरा कांच की अपेक्षा अधिक चमकदार दिखाई देता है। हीरा कांच की अपेक्षा अधिक चमकदार दिखाई देता है। हीरा कांच की अपेक्षा अधिक चमकदार दिखता है। कांच की तुलना में जो हीरा होता है वो ज़्यादा क्यों चमकता है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। लास्ट क्लास में जब आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा, उस वक्त आपको एक टेबल बताई गई थी, एक टेबल आपको नोट करवाई गई थी। उस टेबल में हम लोगों ने दो चीज़ें लिखी थी कुछ मटेरियल्स की। ग्लास के बारे में भी लिखा हुआ था और डायमंड के बारे में भी लिखा हुआ था। एक तो ग्लास या डायमंड जो भी मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एक तो ये लिखा। दूसरा हमने लिखा कि ग्लास हो या डायमंड, उनके लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, क्रांतिक कोण, ये भी हमने लिखा हुआ था। तो क्या आपको याद है डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना बताया गया आपको? लगभग 24 डिग्री, 24 पॉइंट समथिंग था। तो लगभग 24 डिग्री आप मान के उसको चलिए, 24 पॉइंट समथिंग जो है उसको हटा दीजिए, छोड़ दीजिए अपने समझने के लिए। इसके बाद ग्लास में हमने देखा था कि लगभग उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 41 डिग्री के आसपास होता है, 41 डिग्री के आसपास रहता है। ठीक है, 41 दशमलव कुछ होता है, पर हम उसको 41 मान करके समझेंगे। तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा। मैं एक तरफ ग्लास लेता हूं और इसी में एक तरफ हम डायमंड लेते हैं। देखो बेटा, ऊपर दोनों का मीडियम सेम है। सपोज देयर इज एयर और यहां पर ग्लास है, कांच, और यहां पर कौन है? डायमंड, हीरा है। एक काम करते हैं, इनको उधर लिख देते हैं। इन पर एक एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, अभिलंब। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये इंटरफेस है, इसके ऊपर पूरा ये एयर है और इसके नीचे पूरा यहां पर हमने ग्लास रखा है। ऐसे इस लाइन के ऊपर पूरा एयर है और इस लाइन के नीचे पूरा डायमंड हमने रखा हुआ है। पूरा हीरे से ये भरा हुआ पार्ट है। तो एयर और ग्लास में विरल एयर का काम करेगा और सघन माध्यम कौन होगा? ग्लास। यहां से हम लाइट रेज डालेंगे और थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि हम जो प्रकाश किरणें डालेंगे हर एक डिग्री पर डालेंगे, 1 डिग्री पर। मतलब 1 डिग्री पर ये ऐसे लाइट रे, फिर अगली वाली, फिर उसके बाद ऐसे एक डिग्री पर हम लाइट रे डालेंगे। तो पूरा कितना एंगल मिल जाएगा मुझे यहाँ पर? 90 डिग्री। तो कितनी लाइट रेज हम यहाँ से डाल सकते हैं? 90। ये बात समझ आ रही है आपको कि
पूरा ये एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। और हमने एक एक डिग्री पर एक एक लाइट रे भेजी है। अगर 1 डिग्री पर एक लाइट रे भेजी है तो पूरे 90 डिग्री पर कितनी प्रकाश किरणें यहां से चली जाएंगी? 90 लाइट रे चली जाएंगी। ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है? ग्लास का क्रिटिकल एंगल है लगभग 41 डिग्री, और वहीं डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है ये है 24 डिग्री। पॉइंट क्या है हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमको समझना है केवल इसलिए। अब आप सोचो, एक एक डिग्री पर एक एक रे गई है। जो रे आपने 1 डिग्री एंगल पर भेजी होगी, 1 डिग्री एंगल पर, उसका क्या होगा? वो ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। 2 डिग्री वाली ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। 3 डिग्री, 4 डिग्री, कब तक ये रिफ्रैक्ट होके चली जाएगी? तो आंसर है क्रिटिकल एंगल इसका कितना है? 41 डिग्री। तो जो 41 नंबर वाली रे आप डालोगे ना, क्योंकि 41 नंबर वाली जो रे होगी उसका ये एंगल कितना होगा? 41 डिग्री। 41 नंबर वाली रे का आपतन कोण 41 डिग्री होगा और ग्लास का क्रिटिकल एंगल 41 डिग्री है। तो 41 वाली रे कहां जाएगी? क्या ये ऐसा वापस आ जाएगी, रिफ्रैक्ट होके मीडियम में एंटर कर जाएगी, या इसके साथ साथ चली जाएगी इंटरफेस के साथ साथ? बताइए उसका क्या होगा? क्रांतिक कोण 41 डिग्री है ग्लास का, तो अगर क्रांतिक कोण पर डाल रहे हैं तो वो कहां जाती है लाइट रे? वो तो इंटरफेस के साथ साथ ऐसे चली जाएगी, ये 41 डिग्री वाली आ जाएगी। इसका मतलब साफ है कि 1 नंबर से और 41, या आप यूं कह लें 40 डिग्री तक, 1 नंबर से 40 नंबर तक की जो रे होगी वो सब के सब यहां से रिफ्रैक्ट होके दूसरे मीडियम में चली जाएगी। ये सब यहां दूसरे मीडियम में चली जाएगी। कहां से कहां तक वाली? 40 रेज जो होंगी, 40 किरणें, वो सब इस पे चली जाएंगी। 41वें नंबर वाली किरण इंटरफेस के साथ आ जाएगी, और उसके बाद वाली जो आप 42, 43, 44, 45, फिर जितनी 90 तक आप डालोगे जाकर के, वो सब की सब रेज कहां पर आ जाएंगी? वो सब की सब रेज यहां वापस आ जाएंगी ऐसे। मतलब वो कांच से जाएंगी और कांच के अंदर ही लौट आएंगी। ठीक है? तो ग्लास से एयर में जाते समय कितनी लाइट रेज ऐसा हुआ जो बाहर चली गई एयर में, और कितनी लाइट रेज ऐसा हुआ जो ग्लास से गई, एयर में जाना चाहती थी, पर क्रिटिकल एंगल क्योंकि उनका 41 डिग्री था तो वो वापस ही लौट के आ गई। तो आंसर है 40 किरणें तो बाहर निकल गई, कितनी किरणें बची जो अंदर रह गई? 41 नंबर वाली ये आ गई सरफेस के साथ, यहां पर कितनी बची? तो 41 तो ऐसे आप बाहर मान लो चली गई, तो कितनी बची? 49। 49 रेज जो होंगी वो फिर से ग्लास के अंदर ही आ गई। ये किरणें कहां पर थी? कांच के भीतर थी किरणें। कांच के भीतर से ये बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन जब कांच के भीतर से पूरी की पूरी 90 किरणें बाहर निकलना उन्होंने चाहा, तो उनमें से क्रिटिकल एंगल की वजह से 41 किरणें तो बाहर चली गई, लेकिन 49 रेज फिर वो बाहर नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि उन 49 रेज का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, आपतन कोण था, वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया, और क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया तो उनका अपवर्तन नहीं हो पाया, फिर उनका क्या हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो 49 रेज कांच के अंदर ही रह गई, फंस गई, वो ट्रैप हो गई, ग्लास के अंदर ही रह गई। वो समझ में आ गया? तो फिर से ये सब रेस कहां थी? कांच के अंदर, एयर में निकल के बाहर चली जाना चाहती थी। तो कोशिश किया इन्होंने जाने की, क्रांतिक कोण 41 डिग्री होने की वजह से 41 रेस बाहर चली भी गई, लेकिन अभी भी कांच के भीतर कितनी रेस फंस गई है? अभी भी 49 रेस यहां पर ट्रैप हो चुकी है, वो बाहर नहीं जा पाई है। ठीक है? ये कहां पर हुआ? ग्लास में हुआ। डायमंड में देखो, डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री है। फिर से हमने एक एक डिग्री पर रेज डाली, एक एक डिग्री पर। यहां से टोटल हमने कितनी किरणें भेजी थी?
90 रेज। उन 90 में से 41 बाहर चले गए, 49 कांच के भीतर रह गई, वो जा नहीं पाई बाहर। अब डायमंड में देखिए, डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना, 24 डिग्री। फिर से हमने एक एक डिग्री पर रे को भेजा। एक डिग्री पर जब रे को भेजेंगे तो यहां से टोटल कितनी रेज हमने भेजी, 90 डिग्री एंगल था, टोटल हमने फिर से 90 रेज भेजी। ठीक है, अब 90 रेज भेजी, क्रिटिकल एंगल 24, 1 डिग्री वाली का क्या होगा, रिफ्रैक्ट होके ऐसे आएगी, 2 डिग्री वाली रिफ्रैक्ट होके आएगी, 3 डिग्री वाली रिफ्रैक्ट होके आएगी। 24 डिग्री वाली का क्या होगा, पहले इसको सोच लीजिए आप। जो 24 डिग्री पर किरण डाली जाएगी उसका क्या होगा, वो कहां जाएगी, वो रिफ्रैक्ट होके बाहर जाएगी, वापस लौट आएगी, या सरफेस के साथ निकल जाएगी, सरफेस के साथ निकल जाएगी, बिकॉज द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज 24 डिग्री। सो 24 डिग्री तक, ये 24 डिग्री वाली जो रे होगी वो सरफेस के साथ ऐसे चली जाएगी, और 24 डिग्री 1 2 3 4 5 1 डिग्री से लगा करके और 24 डिग्री तक की रेज सब बाहर चली जाएंगी। तो इसका मतलब कितनी रेज बाहर चली जाएंगी टोटल मिला के, 24 रेज तो बाहर चली जाएंगी। बाकी इसके ऊपर, इसके बाद जो 25वीं रे होगी, क्योंकि उसका कोण क्रांतिक कोण से 1 डिग्री ऊपर हो जाएगा, और क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी कोण अगर आगे हो गया तो उस किरण का क्या होता है, अपवर्तन होता है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आंसर है उसका अपवर्तन नहीं हो पाता है, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो फिर वो एयर में नहीं जा पाएगी, वो वापस लौट के उसी मीडियम में आ जाएगी। तो ये लौट के आना शुरू हो जाएंगे। तो 24 डिग्री से ऊपर जितने डिग्री पर आप किरणें डालोगे वो सब के सब वापस लौट के यहां पर आ जाएंगे। तो जब यहां से हमने 90 रेज डाली, 90 में से 24 रेज का क्या हुआ, आउटसाइड चली गई, एयर में चली गई, निकल गई डायमंड से, लेकिन उसके बाद लौट के कितनी आ गई, कितनी एयर में नहीं जा पाई है बाहर। तो आंसर है 66 रेज है जो कि डायमंड के भीतर ही वापस लौट के आ गई हैं। देख रहे हैं आप, 24 रेज बाहर चली गई, 66 रेज, 66 रेज जो है वो अभी भी डायमंड के अंदर आ गई हैं। अब आप खुद सोचिए, ग्लास के भीतर कितनी किरणें थी, 90, डायमंड के भीतर भी कितनी किरणें थी, 90। ग्लास के अंदर की 90 रेज बाहर जाना चाहती थी, डायमंड के अंदर की भी 90 रेज बाहर जाना चाहती थी। ग्लास के अंदर की जो 90 रेज थी उनमें से बाहर जाने की कोशिश में कितनी बाहर निकल गई, 41 रेज बाहर निकल गई, अंदर कितनी रह गई, तो जो कांच है उसके भीतर कितनी किरणें रह गई, 49 किरणें रह गई। डायमंड के अंदर से भी 99 रेज ने बाहर निकलने की प्रयास किया, पर कितनी ही केवल निकल पाई बाहर, 24 रेज ही बाहर निकल पाई, अभी भी 66 रेज उसके अंदर ट्रैप हो गए। अब आप खुद सोचिए, एक जगह पर आपके अगल बगल में एक डायमंड रखा है, एक ग्लास रखा है, डायमंड के भीतर कितनी रेज टहल रही हैं, 66, ये तो बाहर चली गई है ना। डायमंड के अंदर कितनी प्रकाश किरणें अंदर ही अंदर ट्रैप हो चुकी हैं, फंस चुकी हैं, 66, और ग्लास के भीतर कितनी फंस चुकी हैं, 49। अब आप खुद समझ सकते हो कि डायमंड के अंदर 66 किरणें अंदर फंसी हुई हैं, और 70 किरणें मान लो आप, और इसके भीतर ग्लास के भीतर 50। कौन ज्यादा चमकेगा, आप खुद बता दीजिए मुझे। आपके घर में भी 2 कमरे हैं, एक कमरे में आपने 10 बल्ब लगा रखे हैं या 66 बल्ब लगा रखे हैं आपने, और एक कमरे में आपने सेम टाइप के 49 बल्ब केवल लगाए हैं। तो 66 बल्बों वाला कमरा ज्यादा चमकदार होगा या 49 बल्बों वाला कमरा ज्यादा चमकदार होगा? आंसर है 66 बल्बों वाला कमरा ज्यादा चमकदार दिखेगा। तो ये रीजन है कि डायमंड हमको कैसा दिखाई देता है, ज्यादा चमकदार हमको दिखाई देता है। और उसके पीछे क्या सीक्रेट मिला मुझे कि डायमंड का क्रांतिक कोण जो होता है ये बहुत कम होता है। अब हमें एक चीज और पता लग रही है
कि जिस भी मटेरियल का क्रांतिक कोण जितना कम होगा वो पदार्थ उतना ही ज्यादा हमको चमकदार दिखाई देगा, उतना ही उसमें शाइनिंग रहेगी। कुछ बात आपको समझ रहे हैं? जैसे 24 डिग्री था तो केवल 24 किरणें बाहर जा पाई हैं। यहां पर 41 डिग्री क्रिटिकल एंगल था तो 41 रेज बाहर चली गई थी। बाहर जाने वाली किरणें अगर कम हो जाएंगी, अंदर रहने वाली किरणें जिस दिन ज्यादा हो जाएंगी वही मटेरियल ज्यादा चमकना शुरू कर देगा। तो हीरे में ज्यादा से ज्यादा किरणें अंदर रह जाती हैं और केवल थोड़ी सी रेज ही बाहर जा पाती हैं, इसलिए हीरा जो होता है वो ज्यादा चमकदार दिखाई देता है कांच की तुलना में। दूसरा, एक तो रीजन सभी को यह महसूस हो रहा है कि अगर कांच का भी क्रांतिक कोण 20 डिग्री होता, बाई चांस कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान अगर 20 डिग्री होता तो फिर कौन ज्यादा चमकदार दिखता? फिर कांच ज्यादा चमकदार दिखता, फिर डायमंड ज्यादा चमकदार नहीं दिखता। कुछ बात हमारी समझ में आ रही है? तो डायमंड के चमकदार दिखने में एक रीजन क्या है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम होती है, और जिस मटेरियल के लिए क्रिटिकल एंगल जितना कम होगा, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, वो उतना ही ज्यादा स्पार्कल करेगा, उतना ही ज्यादा चमकदार वो आपको दिखेगा। इसके साथ साथ एक चीज और है, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए। डायमंड में क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल कम है, केवल यही चीज इसको चमकदार नहीं बनाती है। एक और बात है जो इसको ज्यादा स्पार्कल करवाती है। एक और बात क्या है? डायमंड को तराशने वाला जो कारीगर होता है वो डायमंड को तराशता भी इस तरह से है कि उसके जितने इंटरनल एंगल होते हैं, जितने उसके आंतरिक कोण बेटा होते हैं, वो सब के सब आंतरिक कोण 120 डिग्री से ऊपर होते हैं। ये जो गुण है, ये एक जो आर्ट है, ये उस आदमी के अंदर भी है जो हीरे को तराशता है, उसको छील छाल के बनाता है। तो वो कैसे छीलता है हीरे को? वो जितने भी एंगल इसके बनाता है, ऐसे हीरे को तराशने की भी अपनी एक कला है। देखिए, तो वो जो तराशने वाला होता है, वो जो आर्टिस्ट होता है, वो करता ये है कि मटेरियल उसको हीरा जब मिलता है तो वो ऐसे उसको तराशता है कि उसके अंदर के जितने भी एंगल होते हैं ना, सब 120 डिग्री के रहते हैं और इससे ऊपर ही रहेंगे। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, सारे के सारे एंगल उसके 120 से ऊपर होते हैं। 120 से ऊपर होने पर क्या फायदा होगा भाई? आपको एक चीज, अभी आपने केवल क्या देखा है? अभी आपने देखा है कि प्रकाश किरणें हीरे से निकल के कहां आना चाह रही थी? बाहर। पर क्वेश्चन तो इस बात का है ना कि हीरे के अंदर गई कहां से ये? आपने अभी ये सोचा ही कहां कि हीरे के अंदर वो गई कहां से? आपने तो बस इतना देखा कि हीरे से बाहर निकल रही हैं। पहले हीरे के अंदर जाना भी तो चाहिए। तो उसने क्या किया? सारे के सारे एंगल 120 डिग्री से ऊपर कर दिए। इन कोणों को इतना ज्यादा उसने कर दिया कि बाहर जहां पर भी हम इसको लाइट में रखते हैं, लाइट यहां से जब ऐसे जाती है, ऐसे जब लाइट जाती है तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर यह आपतन कोण बना, यह अभिलंब बनाया हमने। प्रकाश की किरण का क्या होगा? प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है। अगर विरल से सघन में जाएगी तो उसका क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो उसके जाने का रास्ता ये था, पर वो अभिलंब की ओर ऐसा झुक जाती है, ऐसे झुक गई वो अभिलंब की ओर। अब जब ऐसे जाएगी तो यहां पर जब आप अभिलंब बनाओगे, ये एंगल देखो कितना बड़ा बन गया है। ये एंगल इतना बड़ा बन जाता है कि ये 24 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है। ये कोण, ये कोण कैसा हो जाता है? 24 डिग्री से ऊपर चला जाता है। ये 40 डिग्री, 50 डिग्री, 70, 80 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब इतना बड़ा एंगल हो गया कि अब ये प्रकाश किरण कहां पर है? हीरे में है, और इसका जो एंगल है
वो हो गया क्रांतिक कोण के बराबर। तो इसका क्या होगा, ये बाहर नहीं निकल पाएगी। क्रांतिक कोण से बड़ा कोण हो गया तो ये फिर से क्या करेगी, ये ऐसे ही चली जाएगी, टकरा करके अंदर ही रह जाएगी, फंस जाएगी। तो यहां से इसको डायमंड को जो छीलने की कला है ना, उसको तराशने की जो कला होती है, उसके लिए भी एक एक्सपर्ट ही चाहिए। अब आप हमको एक डायमंड ला के दे दोगे, आप बोलोगे इसको छीलो, तो क्योंकि मुझे उसको तराशना नहीं आता है। तो भले डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री है, अच्छी बात है, लेकिन अब हम तो उसको तराशना नहीं जानते हैं ना। तो अगर हमको आप दे दोगे तो हम तो ये एंगल 120 नहीं बना पाएंगे। अगर हम ये एंगल 120 नहीं बना पाएंगे तो फिर प्रकाश की किरण जब अंदर पहुंचेगी तो इस कोण, ये कोण का मान क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा किरणें डायमंड के बाहर निकल आया करेंगे। तो डायमंड का स्पार्कल करना न सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका क्रिटिकल एंगल कम है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसे तराशने वाला कितना एक्सपर्ट था, इस पर भी निर्भर करेगा। समझ रहे हैं? तो दोनों चीजें हैं बेटा, दोनों बातें आपको याद रखनी है कि डायमंड का चमकदार दिखना दो चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला कि उसका क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा होता है, दूसरा उसके तराशने वाले की कला कितनी अच्छी है, वो कितना एक्सपर्ट है, ताकि वो ऐसा तराशेगा उसे कि उसके अंदर के सारे एंगल वो 120 डिग्री से ऊपर ही बना देता है। उससे होता ये है कि जब प्रकाश किरण कोई भी अंदर पहुंचती है तो वो जिस सरफेस पे भी टकराती है उसका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा ही रहता है, और क्रांतिक कोण से बड़ा रहने पर कोई भी प्रकाश किरण बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो बहुत कम रेज होती हैं जो बाहर निकल पाती हैं, ज्यादा से ज्यादा रेज डायमंड के अंदर ही फंस जाती हैं, और इस वजह से डायमंड हमको ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। तो डायमंड चमकदार दिखाई देता है, कारण बताइए। नंबर 1, उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम रहता है। नंबर 2, तराशने वाले की कला पे भी निर्भर करेगा। अगर आप डायमंड को किसी नॉर्मल आदमी को दे दोगे, ये लो डायमंड, इसको तराश दो, तो क्या करेगा वो? उसको तो क्या पता कि कैसे तराशना है, इसलिए वो तो जैसा चाहेगा, जैसा पाएगा वैसे छील के रख देगा उसको। तो क्या डायमंड ज्यादा चमक पाएगा? फिर डायमंड ज्यादा नहीं चमकेगा। दूसरी चीज आप देखो, एक बड़ा अच्छा एक्सपर्ट है, डायमंड को तराशने का एक बड़ा अच्छा एक्सपर्ट है, पर उस एक्सपर्ट को अगर आपने ग्लास दे दिया, कांच दे दिया कि लो भाई ग्लास को तराशो, तो एक्सपर्ट किस चीज को तराशने का है? वो डायमंड को। अब डायमंड तराशने वाले एक्सपर्ट को आपने ग्लास दे दिया कि इसको तराश के चमकाओ, उसने भी उसको उतना ही अच्छे से तराशा, लेकिन क्या ग्लास उतना अच्छे से चमक पाएगा? आंसर इज नो, नहीं चमक पाएगा। ग्लास को कितना भी अच्छे से वो तराश देगा, वो उतना अच्छा नहीं चमकेगा। क्यों? क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल ही इतना ज्यादा है। तो एक्सपर्ट को भी अगर आप चीज दे रहे हो तो उसे ग्लास दोगे तो नहीं चमका पाएगा, डायमंड दोगे तो वो चमका देगा। अब ऐसे ही हमारी क्लास में होता है, ऐसे ही हमारी क्लास में होता है। क्या हम तो सबको एक तरह से तराशते हैं, यहां जितने भी स्टूडेंट पढ़ने आते हैं हम तो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, सबको बराबर उतना ही पढ़ाते हैं, बराबर उतना ही तराशते हैं हम। लेकिन कोई चमकता है और कोई नहीं चमकता। तो सिर्फ आप पर निर्भर करेगा ऐसा नहीं है, सिर्फ हम पर निर्भर करेगा ऐसा भी नहीं है। अगर हम एक्सपर्ट हैं तो हमारे साथ साथ आपको भी तो डायमंड होना चाहिए। समझ आ रही बात? तभी हम आपको चमका सकते हैं। इसलिए डायमंड क्यों ज्यादा चमकता है आपको समझ आ गया है, क्लियर है अब तो आपको। तो ये हमारा पहला फिनोमेना था जो TIR पर बेस्ड था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोनों बातों से हमने आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद जो सेकंड फिनोमेना हम पढ़ने चल रहे हैं वो हम देखेंगे मिराज, मरीचिका जिसको आप बोलते हैं।
मरीचिका, मिराज किसको कहा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ये मरीचिका में क्या होता है, एक्चुअली इसमें हमें एक इल्यूजन होता है, इसमें हमारे अंदर एक भ्रम रहता है। और वो भ्रम कैसा, वो भ्रम ऐसा कि हम देखते हैं कभी गर्मी के मौसम में धूप जब बड़ी निकली होती है, उस वक्त आप ऐसा रोड में जब जा रहे होते हैं तो आपने एक चीज गौर की होगी कि जब आप यहां चल रहे हैं तो यहां का रोड आपको सूखा दिख रहा है, लेकिन अगर रोड दूर तक ऐसे गया है, आप दूर नजर डालिए रोड पर, तो आप वहां पर एक चीज आपको दिखती है, ऐसा लगता है वहां पानी भरा हुआ है। आपको दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वहां पर पानी भरा है, पर आप जब वहां चल के पहुंचते हैं फिर आपको वहां पर दिखता है कि यहां तो कोई पानी नहीं है। ये हमको भ्रम जो होता है गर्मी के मौसम में रोड पर पानी भरे रहने का, ये भ्रम ही कहलाता है मरीचिका। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं मिराज। ऐसे ही रेगिस्तान में भी लोगों को भ्रम होता है। कैसे रेगिस्तान में लोगों को भ्रम होता है? क्योंकि रेगिस्तान में रेत होती है और रेत दिन की धूप जब पड़ती है तो जो सैंड होती है, जो रेत होती है, वो हीट की बड़ी अच्छी एब्जॉर्वर है, तो बड़ी जल्दी जल्दी हीट को एब्जॉर्व करती है और बहुत गर्म हो जाती है। तो वहां पर भी कैसा दिखता है कि जैसे आप यहां पर खड़े हैं तो दूर कहीं अगर एक पेड़ लगा हुआ है या दूर आप रेत पे देखोगे तो आपको लगेगा वहां पानी भरा हुआ है। अब पानी के चक्कर में आप वहां चल के गए तो जब वहां पहुंचेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहां पर पानी नहीं भरा हुआ है, लेकिन जब हमने दूर से देखा तब तो हमें पानी भरा लग रहा था, पर अब पास में आके देख रहे हैं तो पानी नहीं भरा हुआ है। तो ये क्या हो गया, हमको भ्रम हो गया, और ये भ्रम ही क्या कहलाएगी, रेगिस्तान की मरीचिका। तो ऐसा क्यों होता है, उस फिनोमिना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही समझ सकते हैं। कैसे, थोड़ा सोचने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले एक चीज ये कि पानी, जो ये आप वाटर की बार बार हम बात कर रहे हैं, कहीं पर पानी भरा हुआ है। देखो बड़ी बढ़िया चीज बता रहे हैं यार आज आपको, ध्यान से सुनिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि कहीं पानी भरा हुआ है, आप कैसे पहचान लेते हैं? कहीं पर पानी भरा हुआ है, उसको आप कैसे पहचान जाते हैं कि पानी भरा हुआ है? तो मैं आपको बताता हूं कि कहीं पर पानी भरा है तो उसको आप पहचानते कैसे हैं। बचपन से हमको इसकी आदत है, जहां पर भी पानी भरा होता है वहां ऊपर जो कुछ होता है उस पानी में हमको उसकी इमेज दिखती है। उस पानी में हमको उसकी क्या दिखती है? अगर यहां पानी भरा होगा तो हमें किसकी इमेज दिखेगी? छत की। पंखा दिखेगा हमको, ट्यूबलाइट दिखेगी, ये सारी चीजें दिखेंगी। तालाब में अगर पानी भरा हुआ है, झील में पानी भरा हुआ है, समुद्र में अगर पानी भरा हुआ है, तो वहां पर जब आप देखोगे तो वहां पर आपको किसकी इमेज दिखेगी? स्काई की इमेज दिखेगी, आकाश की इमेज दिखेगी आपको, क्योंकि उसके ऊपर तो किसी ने छत नहीं बनाई हुई है, नेचर ने छत बनाई हुई है, और वो नेचर की बनाई हुई छत क्या है? आसमान। तो पानी पहचानने का हमारा एक बड़ा विचित्र तरीका है, बड़ा स्ट्रेंज मेथड है कि बचपन से हमको यही आदत है, कहीं पर पानी भरा हुआ है हम उसको पहचानते इस तरह से हैं कि अगर यहां पर टेबल के ऊपर, बाई चांस मान लिया टेबल के ऊपर हमने देखा और हमको टेबल दिखती है, तो हम क्या समझ गए कि यहां पानी नहीं है। लेकिन हमने टेबल में देखा और हमको छत दिखती है, तो हमको क्या लगता है कि यहां पानी भरा हुआ है। भले ना भरा हुआ अलग बात है, पर हमको ऐसा भ्रम आता है कि यहां क्या है? पानी भरा हुआ। तो पानी को, कहीं पर भी पानी भरा हुआ उसको पहचानने का हमारा तरीका यही है, और यह तरीका कोई आज हमने 2-4 दिन से यूज नहीं किया, यह तरीका हमारा बचपन से यही तरीका है, इसलिए हमको इस तरीके की ना आदत हो चुकी है, हम दूसरा कुछ सोच ही नहीं पाते। तो हमको क्या होता है कि हम तालाब, एक साफ स्वच्छ पानी तालाब में भरा हुआ है, झील में भरा हुआ है, समुद्र में भरा हुआ है, तो हम जाते हैं समुद्र के पास जाते हैं, हमने देखा उसमें समुद्र में देखा कि हमको आसमान दिखता है, समुद्र में उसकी शैडो दिखती है, उसकी इमेज दिखती है, तो हम क्या जान जाते हैं कि यहां पर क्या है? पानी है। और अगर हम समुद्र में देखें और हमको नीचे का बॉटम दिख जाए उसके, अगर बॉटम दिख जाएगा
तो हमें भ्रम नहीं आएगा कि पानी भरा हुआ है। तो पानी को पहचानने का ये तरीका है। आप कभी कभी देखते होंगे फर्श में, आपके घर में आंगन या बाथरूम कहीं पर भी फर्श बनी होती है, बड़ी चिकनी फर्श बनी हुई है, वहां पर कहीं पर पानी पड़ा हुआ है, आप जाते हैं और अचानक आपका पैर पड़ता है, फिसल जाता है। पैर क्या हो गया आपका? फिसल गया और आप गिर पड़े। पैर फिसल के गिर पड़े तो लोग आपसे क्या बोलते हैं? कहे तुमको पानी नहीं दिखा क्या? फिसल के आप गिर गए तो क्या तुमको फर्श पर पड़ा हुआ पानी नहीं दिखा? तो नहीं दिखा होगा, तभी तो गिरे हैं। तो क्यों नहीं दिखा? क्योंकि जहां पर भी पानी पड़ा होगा वहां जब हमारी नजर गई होगी ना, तो वहां हमको क्या दिखता होगा? हमको आसमान दिखता होगा, छत दिखती होगी, या हमको फर्श दिख रही होगी। तो आंसर है हमको फर्श दिखी। पानी जहां पड़ा था वहां पर हमने देखा तो हमको फर्श दिखी। जब हमको फर्श दिखी तो हमको अनुभव ही नहीं हुआ कि यहां पर क्या पड़ा होगा, पानी। अगर उस जगह पर हमको छत दिख जाती कहीं से, तो हमको क्या समझ में आ जाता कि यहां पर क्या पड़ा हुआ है? पानी पड़ा हुआ है। तो किसी भी जगह पर पानी है, इसको पहचानने का हमारा मेथड ये एक बड़ा स्ट्रेंज मेथड है। अब बताइए, हम अगर जमीन में देख रहे हैं और हमको जमीन ही दिख रही है, तो यहां पर पानी हमको महसूस होगा कि नहीं महसूस होगा? बताइए, हमें क्या अनुभव होगा कि यहां पानी पड़ा है कि नहीं पड़ा है? पानी नहीं पड़ा है। लेकिन अगर हमने जमीन में देखा और हमें छत की इमेज दिख जाए यहां पर, तो हमको क्या महसूस होगा कि यहां पर पानी पड़ा हुआ है। जैसे ये पोडियम है, इतना ये चिकना बना हुआ है, स्मूथ है, इतना स्मूथ बना हुआ है कि हम जब यहां पर खड़े होकर देखते हैं ना, तो हमको उसकी इमेज दिखती है छत में से। अगर छत में से उसकी इमेज हमको दिखती है यहां पर, तो हमको दूर से लगता है कि यहां पर क्या है? यहां पर पानी पड़ा हुआ है। और जब हम पास में आते हैं तो हमको ये टेबल दिख जाती है, पोडियम ही दिख जाता है, तो हमारा भ्रम टूट जाता है कि यहां पर पानी नहीं पड़ा हुआ है। समझ आ रही बात आपको? ये चीज होता है। तो पानी पहचानने का हमारा तरीका है। अब मिराज को देखिए, समझिए। यहां पर ऐसा रेगिस्तान की रेत है और उस रेत में यहां पर एक पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है? ये रेत पर एक पेड़ खड़ा है और यहां पर एक आदमी जो है वो ऐसा ऊंट की पीठ में बैठा है, कहीं पर भी बैठा है। वो ये दूर कहीं पर एक आदमी यहां पर बैठा हुआ है और यहां पर एक पेड़ खड़ा है। अब ये जब यहां से देखता है तो इसको यहां पर दिखता है कि यहां पानी भरा हुआ है। क्यों दिखता है कि पानी भरा है? क्योंकि उसको जमीन पर पेड़ की परछाई दिखती है। कैसे ऐसा हो जाता है? तो उसको ये महसूस होता है कि यहां पानी भरा है, तो यहां चलो, वहां पर हमको पानी मिल जाएगा। पर जब वो वहां जाता है तो पानी भरा दिखता नहीं है। अब यहां पर पानी भरा है, इसका भ्रम उसको कैसे हुआ? क्योंकि जमीन में उसको क्या दिख रहा है? उसको रेत नहीं दिख रही है, उसको पेड़ की इमेज दिख रही है। अब पेड़ तो है ऊपर, पर पेड़ की इमेज अगर जमीन में आपको दिखेगी तो आपका भी भ्रम यही जाएगा कि यहां पर क्या भरा हुआ है? पानी। ऐसा कैसे हो जाता है? उसको थोड़ा सा देर समझने की कोशिश करिए। ये आदमी जो यहां पर बैठा हुआ है, पेड़ से बहुत सारी प्रकाश किरणें चलती हैं। पेड़ से चलने वाली कुछ प्रकाश किरणें तो सीधी आदमी की आंख पर पहुंच जाती है, कुछ प्रकाश किरणें तो सीधे आदमी की आंख पर पहुंच जाएंगी। कुछ प्रकाश किरणें क्या होती हैं? नीचे की तरफ चलना शुरू कर देती हैं, क्योंकि कोई दो ही किरणें तो निकलेंगी नहीं, एक वस्तु से असंख्य किरणें निकलती हैं। पर इमेज बनाने के लिए हमको केवल कितनी किरणें चाहिए? दो, बस, हम इससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो कुछ किरणें ऐसे भी जा रही होंगी। एक चीज और, जब गर्मी का मौसम होता है, समर टाइम पे, गर्मी के मौसम में धूप खिली है ऊपर और ये बालू ने बहुत सारी हीट को एब्जॉर्व करके खुद को बहुत ज्यादा गर्म कर लिया है। अब ये बालू जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, रेत गर्म हो जाएगी, तो इसके संपर्क में जितनी हवा आएगी ना, एयर, वो भी क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है।
तो नीचे साइड की एयर बहुत गर्म हो जाती है और ऊपर साइड की एयर उतनी गर्म नहीं होती। और गर्म हवाएं हमेशा हल्की होती है, उनका घनत्व तो कम होता है, इसलिए वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं। हमेशा याद रख लीजिए, अगर ठंडी हवाएं होंगी उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उनका वेट ज़्यादा होता है, इसकी वजह से जो ठंडी हवाएं होती है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। लेकिन जो गर्म हवाएं होंगी वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। कभी धुआं देखिए आप, धुआं कभी ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर जाता हुआ महसूस होगा। और बहुत सर्दी के मौसम में कोहरे को आप देखिए, आपको लगता है, महसूस होता है, क्योंकि उसमें नमी होती है, वो उसमें वजन ज्यादा होता है तो वो नीचे की तरफ गिरता महसूस होगा। आपको समझ में आ रहा है? इसलिए आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनमें फ्रीजर लगभग ऊपर लगे हुए हैं, आपने देखा है। क्यों? क्योंकि वहां पर एयर ठंडी होगी और ठंडी होकर एयर किधर की तरफ जाएगी? नीचे की तरफ। तो जब नीचे जाएगी तो वो फ्रिज के बाकी पार्ट को भी क्या कर देगी? ठंडा। अगर वो फ्रिज हम उठा के नीचे लगा देते फिर क्या होता? केवल कहां की एयर ठंडी होती? नीचे की तरफ की। और नीचे की एयर ठंडी होती, फिर उसका क्या होता? क्या वो ऊपर जाती कि नीचे बैठ जाती? नीचे बैठ जाती। तो बाकी पार्ट कैसे बने रहते? गर्म। वो तो ठंडे नहीं होते ना कभी। इसलिए आपके घरों में जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, घरेलू रेफ्रिजरेटर्स, उनमें आप कभी भी देखिए फ्रीजर ऊपर लगाया गया है। नीचे लगा दोगे तो ऊपर के पार्ट गर्म ही बने रहेंगे। समझ आ रहे हैं आपको? कभी भी आप महसूस कीजिए, एक बल्ब आपका लगा हो दीवार पे, एक हाथ ऊपर एक नीचे लगाइए बराबर डिस्टेंस पर, आप देखेंगे ऊपर वाले हाथ को गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है और नीचे वाले हाथ में हीट कम जा रही है। क्यों? क्योंकि दो तरह से हीट जाती है, एक तो डायरेक्ट रेडिएशन से पहुंच रही है, दूसरा उसके संपर्क में जितनी हवा आ रही है वो भी गर्म हो जाती है और गर्म होकर ऊपर जाती है कि नीचे? ऊपर। तो ऊपर वाले हाथ में डबल हीट पहुंच रही है, एक तो डायरेक्ट रेडिएशन से, दूसरा जो गर्म हवाएं उठ के रही है ऊपर की तरफ वो भी। तो गर्म हवा हमेशा हल्की होती है और हल्की होकर ऊपर चली जाती है। अब आप खुद समझ सकते हैं, रेत गर्म हो गई है, रेत गर्म होने से इसके संपर्क में जितनी भी एयर थी वो भी क्या हो गई है? वो भी गर्म हो गई है और गर्म हवा होकर के क्या हो गया? उसका ऊपर चली गई। तो नीचे हवा की मात्रा कैसी हो गई? कम। और ऊपर हवा की मात्रा कैसी हो गई? ज्यादा। अब नीचे एयर की क्वांटिटी कम है और ऊपर एयर की क्वांटिटी ज्यादा है। अब आप बता सकते हैं मुझे, विरल माध्यम कहां पर होगा, सघन माध्यम कहां पर होगा? नीचे एयर मॉलिक्यूल्स कम है और ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। वेयर इज द डेंसर मीडियम? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? सघन माध्यम ऊपर की तरफ होगा कि विरल माध्यम ऊपर की तरफ होगा? सघन माध्यम ऊपर की तरफ होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि सघन माध्यम ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे की भी हवा ऊपर चली गई है तो नीचे हवा के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रह गए, यहां विरल हो गया। तो अब याद रख लीजिए, ये मीडियम नीचे वाला कैसा हो गया? रेयरर। और ऊपर वाला मीडियम कैसा हो गया? डेंसर। ये बात समझ आई सबको? ठीक है। अब ये जो प्रकाश किरण ऐसा चली, अब इसको देखो, अब ये प्रकाश किरण ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है? ऊपर से नीचे आ रही है। सघन से विरल में आ रही है कि विरल से सघन में जा रही है? सघन से विरल में आ रही। वेरी गुड। अगर ये प्रकाश किरण सघन से विरल में आएगी तो जैसे जैसे नीचे आती जाएगी विरल माध्यम बढ़ते जाएगा। यहां पर जब पहुंची इस वाली लेयर पे, एयर की यहां पर एक लेयर है, यहां पर जब ये लाइट रे पहुंची, ये हमने नॉर्मल बनाया अभिलंब। बताइए, सघन से विरल में जा रही है तो जाने का रास्ता तो इसके ये है, पर सघन से विरल में जाने की वजह से ये अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब के पास आएगी? अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये और ऐसे हट जाती है। थोड़ा जब और नीचे आती है, एयर की और एक लेयर मिली उसको, यहां पर भी हमने अभिलंब बनाया। ये एंगल अब आप देख सकते हैं बेटा, दूर हटने की वजह से इसकी तुलना में ये वाला आपतन कोण कैसा हो चुका है? और ज्यादा हो गया है। अब इसके जाने का रास्ता ये है, पर क्योंकि ये सघन से विरल में जा रही है, अभिलंब से और दूर हट जाएगी। ये इतना दूर हट गई अभिलंब से। अब इतना दूर हट के जब और थोड़ा नीचे पहुंची, यहां पर एयर की और एक लेयर मिली उसको।
जब यहाँ पर एयर की लेयर मिली, यहाँ पर फिर हमने एक अभिलंब बनाया, ये आपतन कोण बना और यहाँ आते आते आपतन कोण इतना ज्यादा हो गया। आप देख रहे हैं लगातार एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां आते आते आपतन कोण इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा आपतन कोण हो गया कि इसकी वैल्यू मोर देन क्रिटिकल एंगल हो गई। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी कैसा हो गया, ज्यादा पहुंच गया। और अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा फिर क्या होगा बताइए? क्या उसके बाद ये प्रकाश किरण अपवर्तित होके मीडियम चेंज करेगी? आंसर इज नो, ये प्रकाश किरण मीडियम चेंज नहीं करेगी। अगर ये प्रकाश किरण मीडियम चेंज नहीं करेगी तो क्या करेगी फिर? ये इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और ये इधर नीचे नहीं आएगी। अब ये परावर्तन के नियम का पालन करते हुए ऐसे ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी और जब ऊपर की तरफ जाएगी तो यहां पर बढ़िया आप एक ऊंट की पीठ पर ऐसा बैठे आराम से और ये किरण जाके आपकी आंख पर पड़ जाएगी जाकर के। देख रहे हैं आप? तो ये लाइट रे जो यहां से ऐसा गई वो लाइट आपकी आंख पर पड़ती है जाकर के। अब हमने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया, अगर ये लाइट यहां पर पहुंची, ये लाइट आई कहां से थी? आंसर है पेड़ से आई थी। अगर ये लाइट पेड़ से आई थी, हमारी आंख पर पहुंची तो हमें क्या दिखेगा? हमें पेड़ ही दिखेगा, क्योंकि लाइट कहां से आ रही है? पेड़ से आ रही, ट्री से आ रही है, तो हमें ट्री ही दिखेगा। अगर हमको ट्री दिखेगा तो दिखेगा कहां पर हमको? क्योंकि हमने पिछली क्लास में आपको बताया कि हमारे जो देखने का सिस्टम है ना, उसको प्रकाश किरणें मोड़ना नहीं आता है, उसको प्रकाश किरणों को मोड़ना नहीं आता है। तो ये ट्री हमको कहां दिखेगा? तो आंसर ये ट्री आपको यहां दिखेगा, मोड़ना नहीं आता उसको, ठीक है? यहां पर आपको ट्री दिखेगा, मतलब आपको ऐसा ये ट्री दिखता है। अब आप देख सकते हैं पेड़ एक्चुअली है कहां पर? तो पेड़ एक्चुअली ऊपर जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है ये, पर आपको कहां दिखता है? जमीन पर। अब आपको जमीन में क्या दिखता है? पेड़, मतलब ऊपर का आपको इमेज दिखती है। और अभी हमने तरीका बताया, अगर आपको फर्श पे छत की इमेज दिख रही है तो हमको क्या महसूस होगा कि वहां पर क्या है? पानी। यहां पर उस आदमी को क्या दिखता है बेटा? उस आदमी को जमीन पर पेड़ दिखता है पड़ा हुआ। अगर उस आदमी को जमीन पर पड़ा हुआ पेड़ दिखता है तो उसको यह लगता है कि यहां पर क्या होगा? यहां पर पानी भरा होगा। समझ आ रहा है आपको? और इसलिए दूर से देखने पर वहां पर उसको पानी भरे होने का भ्रम हो जाता है। उसको पानी भरे होने का क्या हो जाता है? भ्रम। इसी को हम क्या बोलते हैं? मरीचिका। और जब वो वहां पहुंचता है तो एक्चुअली वहां पर पानी भरा नहीं होता, पर उसको दिखता है। ये चीज इस पे होती है और इसी को हम बोलते हैं मिराज मरीचिका, जिसे रेगिस्तान की मरीचिका कहा जाता है। अब आप बताइए चीज समझ आई कि नहीं आई आपको? आ गया समझ में सभी को? तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखो बताइए ध्यान से मुझे, यहां पर क्या हुआ है? दो चीजें बताइए, अपवर्तन हुआ है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है? यहां पर बताओ, अपवर्तन हुआ है, केवल रिफ्रैक्शन हुआ है बस। यहां पर क्या हुआ बेटा बोलो? अपवर्तन की पूर्ण आंतरिक परावर्तन? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ रहे हैं? इस तरह से। तो ये चीज आपको याद रखना है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक आर्टिकल और यहां पर करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको पढ़ाई करनी है, नोट करिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑप्टिकल फाइबर, और ये हमारी टेक्नोलॉजी का फ्यूचर भी है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है मैं आपको बताऊं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जरा इसे। ऑप्टिकल फाइबर में हम क्या करते हैं? ग्लास के तार खींचे जाते हैं, कांच के इतने पतले पतले तार, जैसे एक बाल के बराबर मोटाई का तार,
और कांच का जब इतना पतला तार हम खींचते हैं तो उसमें एक कैरेक्टर आ जाता है, उसमें एक गुण आ जाता है कि वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, लचीला हो जाता है थोड़ा। जैसे अभी आप कांच लोगे तो एकदम हार्ड रहेगा, उसको अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगा वो। लेकिन अगर ग्लास के हम बहुत पतले पतले तार बना लें, बाल के बराबर पतले तार अगर बना लें उसके, तो ऐसी सिचुएशन पर उसमें एक क्वालिटी आ जाती है कि वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, और लचीला का मतलब फिर उसको हम ऐसा ऐसा बीच में से थोड़ा बहुत उसको क्या कर सकते हैं, जैसे एक केबल है फिर उसको हम ऐसे थोड़ा बहुत ऐसा मोड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा मोड़ दोगे, एकदम इसको यहां से तोड़ दोगे, ये नहीं हो सकता, पर थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आ जाती है कि वो हल्का फुल्का ऐसे क्या हो जाएगा, मुड़ जाया करेगा। ये उसमें क्वालिटी आ जाती है ग्लास में। तो हमने कांच का एक बढ़िया तार बना दिया, बहुत पतला सा, बाल के बराबर बारीक तार। और यहां पर जब मैं बनाऊंगा तो मैं थोड़ा मोटा बनाऊंगा ताकि हम आपको समझा सकें। तो हमने यहां पर उसका तार खींच दिया, ऑप्टिकल फाइबर, ये कांच का, ठीक। और इसको हम थोड़ा सा इतना मोटा बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, आप समझ सकते हो। ये मैंने ऐसा बना दिया। और देखिए, इसको देखकर आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ये अंदर से खोखला है। ये पूरा यहां पर क्या भरा हुआ है, ये पूरा यहां पर ग्लास है, ठोस बना होता है, सॉलिड एकदम रहेगा ये। लेकिन इसकी मोटाई हमने इतनी दिखाई है, पर ये अब आप समझ रहे हो कितनी होगी मोटाई, मैंने पहले ही बताया, बाल के समान बारीक ये रहता है। तो ये ग्लास की हमने ऐसा ये बना लिया। तो ये पाइप जैसा नहीं है कि अंदर से खोखला होगा, यहां से आप देखोगे तो उधर दिखेगा, ऐसा खोखला नहीं है। पूरा ये कांच का ही बना हुआ, पूरा ये कांच का ही बना हुआ छड़ है, आप मान लो, तार है, कुछ भी आप मान सकते हो। तो ये ग्लास का हमने ऐसा बना दिया। अब इसके ऊपर में क्या किया हमने, इसके ऊपर साइड में चारों तरफ, जैसे ये कांच का हमने बनाया फाइबर, अब इसके ऊपर हमने एक दूसरे मटेरियल का, कांच को छोड़ करके एक दूसरे मटेरियल का इसके ऊपर पूरा एक लेप लगा दिया, ऐसा कवर कर दिया। और वो जो मटेरियल हम लगाएंगे उसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम रहना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये देखिए, ऐसा हमने इसके ऊपर लपेट दिया बाहर से। लपेट दिया का मतलब इसके ऊपर एक लेयर लगा दी उसकी हमने। ऐसा बउआ दिखाई दे रहा है आप सबको, ठीक। तो यहां पर क्या लगा दिया, ये अंदर क्या है बताइए, ये अंदर पूरा का पूरा कांच है। यहां पर हमने जो मटेरियल लगाया है इसके बाहर कवर कर दिया उसको, इसको बोला जाता है क्लैडिंग। क्लैडिंग बोलते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है आधिपट्टन। और ये जो क्लाइडिंग ऐसे मटेरियल की जाएगी कि इसका जो अपवर्तनांक होगा वो कांच के अपवर्तनांक से कैसा होगा, कम। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और क्लाइडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश है, तो जो म्यू डैश होना चाहिए उसकी वैल्यू म्यू से कम होनी चाहिए। समझ आ गई बात आपको? अच्छा, अब बताइए, ग्लास और ये जो क्लाइडिंग आपने लगाई है, कवर लगाया, पूरा
या आपने लेप लगा दिया है, इसमें से कौन सा, दोनों में से किसको आप विरल माध्यम बोलोगे और किसको आप सघन माध्यम बोलोगे? ग्लास और इस क्लाइडिंग में से कौन विरल का काम करेगा, कौन सघन का? क्लाइडिंग जो लगाई है आपने, ऊपर से लपेट दिया है दूसरा मटेरियल, लेप जो लगाया है, ये आपका विरल माध्यम रहेगा, क्योंकि इसका अपवर्तनांक ग्लास की तुलना में कैसा है, कम है। और ये सब कितना पतला होता है, एक बाल जैसा पतला बस रहेगा। ठीक है, ओके। इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर। अब इसका काम क्या है, बस बन गया ऑप्टिकल फाइबर। और याद रहे कि अंदर इसमें कैसा है, यहां खोखला है क्या? नहीं, खोखला नहीं है, ये बिल्कुल सॉलिड रॉड है, ये समझ लीजिए आप। और कांच की वजह ट्रांसपेरेंट है, बस जब आप इधर से देखोगे तो उधर दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि पारदर्शी है, पर खोखला नहीं है अंदर से। अब होता क्या है, यहां पर हमने लाइट जलाई या कहीं से भी लाइट लाए, और लाइट जब हम जलाएंगे तो ये लाइट यहां से निकलेगी और ऐसा इस पर पड़ेगी। अब आप ये सोचोगे कि अगर यहां ठोस है तो क्या यहां पर पड़ने पर लाइट मुड़ेगी नहीं क्या? अपवर्तन नहीं होगा भाई, कोई खोखली तो है नहीं कि सीधे चली जाएगी। यहां पर भी तो उसको ग्लास मिलेगा ऐसा, यहां पर भी तो कांच मिलेगा, तो जब जाएगी ऐसा तो हवा से कांच में जा रही है, तो क्या यहां मुड़ेगी नहीं? आंसर है मुड़ेगी, अपवर्तन उसका होगा। पर ये बस इतनी पतली है, इतनी पतली, और यहां पर आपने लाइट जला दी है, यहां से जब जाएगी, अब आप वो खुद समझ सकते हो, इस सरफेस पर जब लाइट पड़ेगी ना, इस वाली सरफेस पर, तो लाइट रे इस पृष्ठ पर करीब करीब कैसी लगेगी, लंबवत ही होगी वो। आप देख सकते हो मैंने इतना चौड़ा बनाया है, अदरवाइज ये बिल्कुल जरा सी इतनी पतली रहती है। अब इतनी पतली होने पर जब बाहर से लाइट की किरण जाएगी तो आपको क्या लगता है, इसमें तिरछी गिरेगी कि सीधे लंबवत ही गिर जाएगी? जाके लंबवत गिरने के चांस है उसके। तो इतना थिन होता है ये, इसकी जो फाइबर बनाते हैं कि जब बाहर से लाइट इस पर जाती है तो सबसे पहले जो इस सरफेस पर वो टकराती है ना, यहां पर जब कांच में पड़ती है, हवा से कांच में जा रही है, पर यहां पर जा करके करीब करीब वो कैसी रहती है, अभिलंबवत ही रहती है। और अभिलंबवत जाने वाली प्रकाश किरण मुड़ती नहीं है, आपको याद होगा। तो ये मुड़ती नहीं, वो सीधे निकल जाएगी। अब यहां पर पड़ी जा करके, जब यहां पर पड़ी तो यहां सब जगह क्या है, इस जगह पर कांच, और इसके ऊपर क्या है, क्लाइडिंग। इसका ये ज्यादा सघन है और इसकी तुलना में ये माध्यम कैसा है, विरल। तो प्रकाश किरण सघन से कहां जा रही है? अब देखो ये जाना चाहती है कि नहीं सघन से विरल में। अब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाना चाहती है, और जब यहां पर पड़ी तो इसका ये क्या है, आपतन कोण है। ये आपतन कोण इतना बड़ा हो जाता है कि ये क्रांतिक कोण से भी ऊपर हो जाता है। और वो किस वजह से, केवल और केवल इसके इतना पतला बने होने की वजह से, पतला बने होने की वजह से। तो थिन होने से दो हमें सुविधाएं मिली। पहली तो जब लाइट रे यहां से जाती है तो इतना पतला होने के मारे यहां पर प्रकाश किरण कैसी गिरती है, अभिलंबवत। अगर प्रकाश किरण अभिलंबवत गिरती है तो अभिलंबवत गिरती है तो क्या होगा, यहां पर मुड़ती नहीं है, वो सीधे जाके दीवार पे टकराई। अब दीवार से टकरा कि वो बाहर पंक्चर करके जाना चाहती है, इसको ऐसा पंक्चर करके बाहर जाना चाहती है। पर यहां सघन और बाहर कैसा माध्यम है, विरल। अब सघन से विरल में निकलना चाहती है, और उसी समय उसका जो आपतन कोण है वो इतना बड़ा हो जाता है कि क्रांतिक कोण से भी ऊपर चला गया। और आप जानते हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या थी, दो माध्यम हो, दोनों कैसे होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट। प्रकाश किरण को सघन से विरल में जाना चाहिए, और सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक होना चाहिए। सारी शर्तें यहां पूरी हो रही हैं। कांच और ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम मैंने लगाए हैं। प्रकाश किरण सघन से विरल में जाना चाहती है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कैसा हो गया, बड़ा। तो अब यहां पर क्या नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, TIR। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर होगा तो यह प्रकाश किरण बाहर चली जाएगी या
उसी माध्यम में कांच में ही वापस लौट आएगी, कांच में ही वापस लौट आएगी। जितना एंगल ये है उतना एंगल बनाते हुए ऐसे इधर चली जाएगी, ये वाला। अब जब यहां पर पहुंची, यहां पर क्या हुआ, फिर से यह कांच से निकलकर इस क्लाइडिंग में जाना चाहती है। ग्लास और क्लाइडिंग दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सघन से विरल की ओर जा रही है। और आपतन कोण यहां पर भी इसका देखो, यहां पर भी जो आपतन कोण होता है वो आपतन कोण क्रांतिक कोण से कैसा हो जाता है, अधिक। फिर से इसका क्या नहीं हो पाता, अपवर्तन, बल्कि क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है इसका। तो यहां पर भी TIR हो गया और यहां पर भी क्या हो गया इसका, TIR। जब यहां पर पहुंची प्रकाश की किरण, फिर से दो मीडियम इसको मिल रहा है, इंटरफेस मिला, सघन से विरल में जा रही है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से यहां पर भी कैसा हो जाता है, बड़ा। इस तरह से बेटा जहां पर भी ये वॉल पे टकराती है, हर जगह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तीनों शर्तें कंप्लीट होती हैं और हर बार उस प्रकाश किरण का क्या हो जाता है, हर बार उस प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। अगर हर बार उस प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है तो ये प्रकाश की जो किरण होती है ये दीवारों से निकल के बाहर नहीं जा पाती। जब यहां पहुंचती तो आप सोचोगे यहां से फिर बाहर कैसे चली गई। एक बार जो प्रकाश किरणें यहां पर अंदर प्रवेश कर गई वो यहां से ऐसा नहीं निकल के जा पाएंगी। वो कहां निकल के जा पाएंगी, फाइबर का दूसरा सिरा जब उसको मिलेगा जाके दूर कहीं, वहीं से लाइट की रे निकलेगी जाकर के। और यहां कैसे निकल जाएगी, क्या यहां अपवर्तन नहीं होगा, क्योंकि तो सॉलिड है, पूरा पाइप तो है नहीं, और यहां पर प्रकाश किरण तिरछी गिर रही है, तो क्या यहां पर अपवर्तन नहीं होगा। आंसर है होगा अपवर्तन। लेकिन ये फाइबर आपने इतना मोटा बनाया है तो आपको तिरछा दिख रहा है। फाइबर बाल के समान बारीक जब बनाओगे तो ये प्रकाश किरण ऑलमोस्ट कैसी होगी, अभिलंबवत। और लगभग अगर लंबवत होगी तो लंबवत होने पर अपवर्तन होता है लेकिन वो सीधी निकल जाती है, मुड़ती नहीं है, तो वो प्रकाश किरण सीधी निकल जाएगी। इस तरह से एक बार जो लाइट रे यहां से एंटर कर जाएगी वो लाइट रे दीवारों से नहीं जा पाएगी बाहर निकल के, उस सिरे में ही दिखाई देगी जाके आपको। समझ रहे। और इसका नाम क्या है इस घटना का, इस घटना का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके साथ में एक शब्द लगा हुआ है, टोटल। टोटल किस लिए लगा है बता सकते हैं आप मुझे। टोटल इसलिए लगा हुआ है यहां पर क्योंकि जितनी एनर्जी इसमें एंटर करेगी वो टोटल एनर्जी वहां निकलेगी जाके। कुछ बात हमारी समझ रहे हैं। आप ऐसा 10 किलोमीटर लंबा एक फाइबर बना दीजिए, 10 किलोमीटर लंबा एक फाइबर बना दीजिए और यहां से उस फाइबर पर लाइट डालिए, 10 किलोमीटर जाके पूरी की पूरी लाइट आपको मिल जाएगी। कितना अच्छा है ना। देखो कोई टॉर्च जलाइए आप, कोई भी चीज यहां से लाइट जलाइए, कितना दूर जाएगी। बहुत बढ़िया टॉर्च होगी, 1 किलोमीटर तक चली जाएगी उसकी लाइट, उसके आगे क्या होगा उसका, खत्म। लेकिन ये ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी चीज है, यहां से जितनी लाइट आप अंदर डाल दोगे, अगर ये 10 किलोमीटर लंबा फाइबर आपने बना दिया है तो 10 किलोमीटर दूर तक ऐसे ही लाइट चली जाएगी। और इसके साथ शब्द लगा है टोटल, एक भी एनर्जी रास्ते में इसकी वेस्ट नहीं जाएगी। अगर यहां से 100 जूल लेके अंदर गई है तो यहां पर पूरी कितने मिल जाएगी, 100 जूल ही आपको मिलेगी जाकर के। हाँ, अगर मान लिया थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगी, 99 मिलेगी, 98 मिलेगी आपको, पर 100 का 99 और 98 बहुत कम नहीं होता, वो भी आपको करीब करीब 100 का ही एक्सपीरियंस देगा। अगर कम भी हो जाएगा तो हमारे पास ऐसे मेथड है कि रास्ते में हम उसको फिर एनर्जी दे देंगे तो वो और दूर तक लेके चला जाएगा। तो ये है ऑप्टिकल फाइबर। और देखिए कितनी स्पीड होगी इसके अंदर इसकी, तो आंसर इसके अंदर चल कौन रहा है, लाइट। और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी हाई स्पीड में चलेगी कि आपका 10-20 किलोमीटर लंबा फाइबर अगर आपने बना दिया ना, विथिन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के भीतर इधर से लाइट डालो, उधर सिग्नल पहुंच जाएंगे तुरंत।
कितने लंबे फाइबर होने पर 1 सेकंड में सिग्नल पहुंच जाएगा। अगर 30 करोड़ लंबा फाइबर भी बना दिया आपने, 30 करोड़ मीटर लंबाई का फाइबर आपने बना दिया, 3 × 10⁸ मीटर लंबाई का फाइबर बना दिया, तो भी सिरे से लाइट डालने पर उस दूसरे सिरे पर कितनी देर में निकल जाएगा? 1 सेकंड के भीतर। इतनी स्पीड इसकी ज्यादा होगी। और आप जानते हैं ये हमारा फ्यूचर है, यही हमारी टेक्नोलॉजी का भविष्य है। कैसे टेक्नोलॉजी का भविष्य है? इसके अंदर चलेगा कौन? आंसर है लाइट चलेगी, और लाइट बहुत तेज चलती है। हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। हम करेंगे ये, अपना जो भी हमारा डाटा होगा, जो भी हमारे सिग्नल भेजने होंगे, हम उन सिग्नल्स को पहले कन्वर्ट कर देंगे लाइट फॉर्म में। हमने कुछ बोला, साउंड, हमारा कोई डाटा है, कोई वीडियो है। जैसे आप कोई क्या करते हैं, एक वीडियो आपको ट्रांसफर करना होता है, तो आप एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में एक वीडियो आपको ट्रांसफर करना है। आप क्या करते हो उसके लिए? उसके बीच में आप एक डाटा केबल लगाते हो ऐसे, और वो डाटा केबल अंदर क्या लगा है उसके? कॉपर। अंदर उसके क्या लगा हुआ है? कॉपर लगा हुआ है। तो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर या मोबाइल से लैपटॉप में आपको कोई डाटा भेजना है। बाई चांस मुझे वो डाटा भेजना है, 500 GB का डाटा है, 500 GB का डाटा आप एक कंप्यूटर में इधर लगाया, दूसरे में उसको उधर लगाया आपने। इतनी लंबी केबल आपने लगाई, आप इसको इतना छोटा भी कर दो, इतना छोटा कर दो। भाई देखो, इतने लंबे से क्या नुकसान है? इसमें जब डाटा चलेगा तो काहे में से चलना पड़ेगा? कॉपर में से उसको। और कॉपर में प्रतिरोध होता है। कॉपर मेटल है, और मेटल में क्या होता है? रेसिस्टेंस। तो जब डाटा बेटा इसमें से चलेगा ना, तो उसके रास्ते पर अवरोध लगेगा और उतनी स्पीड में नहीं चलता है। तो आप सोचो कि हम छोटी से छोटी केबल कर देंगे, आप इतनी भी छोटी कर दो ना, तो भी 500 GB डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचने में 1 घंटे का टाइम लग जाएगा। 500 GB 1-1.5 घंटे 2 घंटे लग जाएंगे आपको। आप लगा के छोड़ दो, 2 घंटे तक डाटा जा ही रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। हमने क्यों? क्योंकि हमने मेटल की केबल यूज की है, और मेटल केबल में क्या होता है? कॉपर। कॉपर में क्या होता है? रेसिस्टेंस। तो जब डाटा उसमें से चलता है तो उसके रास्ते पर प्रतिरोध लगाता है, उसको अच्छे से चलने नहीं देता। अब हमने क्या किया? हमने इसको हटा दिया। निकट फ्यूचर में अब हम इसका यूज नहीं करेंगे। हमने क्या किया? एक ऑप्टिकल फाइबर बनाई, और ऑप्टिकल फाइबर को ऐसा बनाया कि जब डाटा इसमें मिलेगा मुझे, उस डाटा को हम यहीं पर एक डिवाइस लगाएंगे और उसको काहे में कन्वर्ट कर देंगे? लाइट में। काहे में कन्वर्ट कर देंगे? लाइट में कन्वर्ट कर देंगे। तो डाटा हमारा अंदर से आया, या आते इस डिवाइस ने उसको काहे में बदल दिया? लाइट में। अब अंदर कौन जाने लगा? लाइट। कितनी स्पीड में चलेगा? 3 × 10⁸। दूसरी तरफ जाके यहां पर एक डिवाइस लगाएंगे, वो फिर क्या करेगी? लाइट को कन्वर्ट करके फिर बना देगी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसको। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल को किसमें कन्वर्ट किया? लाइट में। और यहां दूसरी तरफ फिर जाके लाइट को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन इसमें जितनी देर तक चलेगी ना, आप स्पीड समझ रहे हो, 1 मीटर भी उसको जाना, 30 करोड़ मीटर भी जाना है तो 1 सेकंड के अंदर इतना हाई स्पीड में चलेगा कि 500 GB डाटा कुछ मिनटों में केवल ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ मिनटों में बस। जिसको ट्रांसफर होने में 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग रहा था, अब वो केवल कुछ मिनटों में, 1 मिनट 2 मिनट आपने इधर लगाया, बटन क्लिक किया आपने ट्रांसफर के लिए, आपने थोड़ी बहुत, आप बैठे थोड़ी देर, 1 मिनट बैठे, डाटा खट से ट्रांसफर हो गया। तो अभी हमको क्या यूज करना पड़ता है? ये केबल यूज करनी पड़ती है, कॉपर। लेकिन निकट फ्यूचर में हम क्या यूज करेंगे? ऑप्टिकल फाइबर। बस अभी एक प्रॉब्लम है इसके साथ में। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये कॉस्टली पड़ती है। अभी ये आपको 40-50 रुपए में ही नॉर्मल लोकल ले आओगे आप, लेकिन आप ऑप्टिकल फाइबर लेने जाओगे केबल, तो वो कॉस्टली बहुत पड़ती है, महंगी पड़ती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, इसलिए महंगी ज्यादा पड़ती है। आगे चलते चलते जैसे आएगी तो सस्ती भी होगी, और आगे मैंने बोला ना, यही हमारा फ्यूचर है। और न सिर्फ डाटा ट्रांसफर के लिए, इस
ऐसे कोई भी काम आपने देखे होंगे, रोड के किनारे खुदाई करके लाल पीली नीली केबल डालते थे वो लोग, कभी देखा है? पहले डाल रहे थे कुछ सालों पहले। तो वो क्या है, वो एक जो योजना थी कि गांव गांव को इंटरनेट से जोड़ना है, तो इंटरनेट से जोड़ने के लिए वो केबल ऑप्टिकल फाइबर ही डाल रहे थे। ऑप्टिकल फाइबर आप जानते हैं, एक इतना अगर इतना मोटा भी हम जगह दे देते हैं केबल को, तो इस इतने मोटे केबल के अंदर 1000 ऑप्टिकल फाइबर आप डाल सकते हो। 1000 ऑप्टिकल फाइबर, और एक ऑप्टिकल फाइबर से इतना हाई डाटा ट्रांसफर होगा, तो 1000 ऑप्टिकल फाइबर से कितना डाटा ट्रांसफर होगा आप समझ सकते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना तेज सारा काम होगा। तो वो जो रोड के किनारे खुदाई करके लाल नीली पीली केबल जो डाल रहे थे, वो ऑप्टिकल फाइबर ही डाली जा रही थी। वो ऑप्टिकल फाइबर इतनी मोटी मोटी केबल थी, उस इतनी मोटी मोटी केबल के अंदर हजारों ऑप्टिकल फाइबर पड़े हैं। एक साथ बहुत सारा सिग्नल, बहुत सारा डाटा हम आपको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि जब इंटरनेट की सुविधा आ जाएगी सब जगह, तो सबको इंटरनेट चाहिए होगा, हमें आपको सबको, ऑफिस में लगेगा, सब जगह चालू होगा, तो एक साथ बहुत सारा डाटा देना पड़ेगा उनको। अब एक साथ बहुत सारा डाटा कैसे देंगे, तो उसमें वो इतनी बड़ी केबल में 1 लाख ऑप्टिकल फाइबर डाल दिए उन्होंने। अब 1 लाख ऑप्टिकल फाइबर डाल दिए, और 1 लाख ऑप्टिकल फाइबर से कितना डाटा ट्रांसफर होगा आप कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते आप। कुछ बात हमारी समझ में आ रही? और एक तो यहां देखा है, और ऑप्टिकल फाइबर आपने देखा है बड़े अच्छे से, सबने देखा है, बस आपको पता नहीं है। आपने ऑप्टिकल फाइबर एक जगह देखी हुई है, अरे मेले में आप जाते हैं या रोड के किनारे एक 100 पीस बिक रहा होता है, 100 पीस बिकता है, ऐसा उसका बेस बना रहता है। यहां पर एक ऐसे पाइप लगाते हैं वो लोग, और उस पाइप में क्या करते हैं, आपने देखा होगा ऐसे कुछ पड़ी होती हैं रॉड्स, फुलझड़ियां टाइप ऐसे पड़ी रहती हैं, कभी देखा है आपने? और इनके ये किनारे जो होते हैं ये चमक रहे होते हैं। बल्ब यहां जल रहा होता है नीचे, 100 पीस पे बल्ब यहां जल रहा होता है नीचे, लेकिन हम किनारे देख रहे होते हैं, तो ये सब किनारे, मुझे अगर रेड कलर का बल्ब जल रहा है तो ये सब रेड कलर से चमक रहे होते हैं। अगर ग्रीन कलर का बल्ब जल रहा है तो ये ग्रीन कलर से चमक रहे होते हैं। इनके जो दूसरा सिरा जो इनका होता है वो चमक रहा होता है। कभी मेले में या कभी 100 पीस कहीं बिक रहे होते हैं, वहां पर आप देखिए ये रखा होता है, ये व्हाइट कलर के फाइबर उस पर लगे होते हैं। देखा है किसी ने? देखा है आप लोगों ने? और कुछ लोग खरीद के लाते हैं, फिर अपने 100 पीस पे उसको लगाते, तो ये ऑप्टिकल फाइबर ही तो है। बल्ब कहाँ जलाया हमने? यहाँ, लेकिन उसकी लाइट हमको कहाँ दिखती है? यहाँ। तो ये हमको दिखता है, बीच में कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में से लाइट पास ही नहीं हो रही है। हम देखते हैं कि केवल फाइबर का जो ये वाला सिरा है, बस ये एंड ही चमक रहा है, बस, और कुछ नहीं हो रहा है वहां पर। तो हमको बड़ा अच्छा लगता है देखने में, और ये ऑप्टिकल फाइबर ही है, शो पीस में लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। याद आ गया होगा आपको ये चीज? तो ये है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। और एक चीज देखिए, जैसे मैंने बोला कि इतनी मोटी केबल अगर आप बनाते हैं तो उसके अंदर हजारों ऑप्टिकल फाइबर आप डाल सकते हो। पर ये ऑप्टिकल फाइबर कैसे डाला जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑप्टिकल फाइबर आपने ये बनाया, उसी के बगल में दूसरा ऑप्टिकल फाइबर आप लगा दीजिए, ऐसा, उसी के बगल में तीसरा ऑप्टिकल फाइबर लगा दो, ऐसा, और ऐसा पूरी एक केबल बना दो। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर दोगे, एक आपने फाइबर बनाया, फिर दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा, 10वां, 1000 ऑप्टिकल फाइबर बनाए और सबको एक केबल में बढ़िया लपेट दिया आपने। अगर आप ऐसा कर देंगे तो यह वर्क नहीं करेगा आपका। क्यों? क्योंकि जब लाइट यहां से ऐसे जाएगी, ऐसे पड़ेगी, अब यहां पर ऐसे जाएगी। हम चाहते हैं हर ऑप्टिकल फाइबर के सिग्नल अलग अलग चलें, पर आपने ये कांच था, इसी के जस्ट बगल में एक क्लाइडिंग नहीं लगाई आपने। क्लाइडिंग बिना लगाए केवल कांच की बाल बराबर बारीक रॉड बना के, आपने धागे बना के उनको एक दूसरे में लपेट दिया है, क्लाइडिंग नहीं लगाया। फिर क्या होगा बेटा, यहां से ये लाइट से जाएगी
तो क्या ये परावर्तित होकर ऐसे जाएगी? आंसर इज नो, क्योंकि आपने क्लाइडिंग नहीं लगाई है। अगर क्लाइडिंग नहीं लगाई है तो ये ग्लास और इसके बगल में जो दूसरा फाइबर रख दिया उसका भी क्या आ गया? ग्लास। तो ग्लास के बगल में अब क्या आ गया है? ग्लास। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब ग्लास के बगल में विरल माध्यम आए, और यहां तो ग्लास के बगल में ही क्या आने लगा? ग्लास। तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे। हमने कितने फाइबर लगाए? 1000, पर सिग्नल तो 1 के बराबर ही जाएंगे ना। तो अगर आप 1000 ऑप्टिकल फाइबर लगाना चाहते हो, आप ऐसे नहीं लगा सकते हो। आपको हर ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर क्लाइडिंग लपेटनी ही पड़ेगी। आपको हर ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर क्या करना पड़ेगा? क्लाइडिंग लगानी ही पड़ेगी। क्योंकि कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि अगर इतनी मोटी केबल में हम 1000 फाइबर डाल सकते हैं, तो 1000 फाइबर डाल तो बिना क्लाइडिंग के नहीं कर सकते। आप कुछ मत करो, एक व्हाइट कलर वाला पॉलीथीन ही लपेट दो, मत लगाओ कोई लेप। आप व्हाइट कलर वाला क्या लपेट दो? केवल पॉलीथीन। तो कांच की तुलना में पॉलीथीन कैसा होगा? विरल करेगा काम आपका। तो क्या करते हैं, जितने ऑप्टिकल फाइबर हम लेते हैं, जितने वो उसके हमने रॉड बनाई हुई हैं, धागे बनाए हमने, सबके ऊपर हम पॉलीथीन लपेट देते हैं, सबके ऊपर। और इसके बाद सबको आपस में ऐसा जोड़ के बांध दो, फिर ये काम कर जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि केवल कांच के आपने धागे बना लिए और सब धागे बना करके सबको रख के और ऊपर एक बार क्लाइडिंग केबल लगा दी। नहीं, हर धागे में क्लाइडिंग चाहिए मुझे। अगर हर धागे में क्लाइडिंग नहीं लगाओगे, फाइबर वर्क नहीं करेगा आपका। केवल एक धागे के बराबर ही वर्क करेगा। फिर तुम चिल्लाओगे कि हमने तो 1000 लगाया यार, 1 के बराबर सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं। सबके ऊपर हमको क्लाइडिंग चाहिए। एक बात ये भी समझ में आया। और एक चीज देखो, कॉपर वाली केबल से इसका काम कैसा होगा? बहुत फास्ट होगा। कॉपर वाली केबल से इसका काम फास्ट क्यों होगा? क्योंकि इसके रास्ते पर अवरोध नहीं है। और कॉपर वाली केबल पर इसके रास्ते पर क्या आ जाता? अवरोध, क्योंकि उसमें प्रतिरोध होता है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, ये लाइट पूरी की पूरी ट्रांसफर होकर अगले सिरे पर पहुंचेगी। आप जानते हो, हम चाहें तो जिस तरीके से पाइप के भीतर पानी को ना हम कंट्रोल कर लेते हैं, गाइड कर लेते हैं। हम जैसा पाइप को मोड़ेंगे, हम पाइप को ऐसा ऐसा मोड़ के चाहे जहां लेके चले जाएं। अब फाइबर बनने के बाद हम लाइट को भी गाइड कर सकते हैं। हम कहेंगे तुम इधर चलो, लाइट को उधर जाना पड़ेगा। अभी क्या होता है? अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। लेकिन हमने इतनी बढ़िया चीज बनाई है ना, प्रकाश को हम बोलेंगे तुम टेढ़ा चलो, अब वो चलेगा। कैसे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने एक ऑप्टिकल फाइबर बनाया, कैसा? ऐसा एक ऑप्टिकल फाइबर बनाया हमने, और आगे जाके इसको ऐसा कर दिया हमने, ऑप्टिकल फाइबर। और धागा ऐसा किया जा सकता है। हमने क्या बोला? बहुत ज्यादा तो हम पिचक नहीं सकते उसको, लेकिन जब धागा बनाओगे तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि काफी हद तक उससे आप क्या कर सकते हो? मोड़ सकते हो उससे। तो बिल्कुल आप ऐसा कर दो, ऐसा नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा, लेकिन इतना तो आप कर ही सकते हो उसको कम से कम। अब ये ऑप्टिकल फाइबर मैंने बना लिया, देखो। ये ऑप्टिकल फाइबर ले जाके यहां पर हमने छोड़ दिया ऐसे इसको, ठीक है। और अब यहां से हमने लाइट डाली, यहां से हम लाइट भेजते हैं। उस लाइट का क्या होगा? ये लाइट सीधे यहां जाएगी, फिर यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, ऐसे। निकल गई बाहर। तो पहले क्या होता था कि लाइट को हम मोड़ नहीं सकते, पर अब हमने जैसे पानी को कंट्रोल करना सीख लिया है, पानी को हम गाइड कर सकते हैं, उसको जैसा चाहेंगे पाइप मोड़ेंगे वैसा पानी को चलना पड़ेगा। वैसे हम लाइट को ऐसा मोड़ के चला सकते हैं, समझ रहे? जिसको पहले हम क्या सोचते थे कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलता है, हम चाहे तो उसको गाइड कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं, हम चला सकते हैं उसको। ये बात समझ में आ रही? अब आप सोचोगे ऐसा करके कौन सा मार, बहुत बड़ा तुमने पहाड़ पलटा दिया। पलट गया यार पहाड़। कैसे? आपने
अपना आपकी नौकरी लगी, फिर आपने एक नया घर बनवाया, और नया घर ऐसा बनवाया कि उसमें एक बेसमेंट बनवाया आपने, तय खाना जिसको कहते हैं। अब तय खाने पे लाइट नहीं पहुंचती, रोशनी नहीं जाती है वहां पर, तय खाने पर लाइट नहीं पहुंच रही है, तो आपने क्या किया, और 3 खंड की बिल्डिंग खड़ी कर दी आपने, 4 खंड की खड़ी कर दी, 5 खंड की बना दी, और तय खाने में लाइट नहीं पहुंच रही है। तो या तो आप बिजली लगाओ, और आप चाहते हो कि बिजली ना लगाएं, ऐसे ही काम चलाएं, आप कर लो। कैसे? 5 खंड के ऊपर एक ऑप्टिकल फाइबर लाओ, 5 खंड के ऊपर जाके ऑप्टिकल फाइबर ऐसा खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो उसको, उस पर धूप पड़ेगी, लाइट पड़ेगी उस पर, और वो केबल दीवारों के भीतर से होते हुए और अपने बेसमेंट में जाके छोड़ दो। ऐसे एक जगह एक कोने पे जाके बेसमेंट पे ऐसा छोड़ दीजिए उसको। अब क्या होगा, कितना भी रास्ते में मोड़ा होगा आपने, जब सूर्य निकलेगा उसकी लाइट उसके इस सिरे पर पड़ेगी, इस सिरे पर पड़ेगी, बीच में कितना भी मुड़ी हुई होगी, वो लाइट पूरी की पूरी लाइट कहां मिलेगी आपको? यहां, और यहां आपने ऐसा लगाया है, यहां रोशनी मिलेगी आपको, कमरे में लाइट आ जाएगी ना, रोशनी मिल जाएगी आपको, आपके छोटे मोटे काम हो जाएंगे, बाकी टॉर्च लेके जाइए फिर आप, समझ रहे हैं। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर इतने सारे काम करता है, और इसीलिए मैंने बोला ये टेक्नोलॉजी का ना हमारा फ्यूचर है, इस पर हमारा भविष्य डिपेंड करेगा आगे। अभी आप देखो ये सब केबल कॉपर वाली बंद हो जाएंगी, ऑप्टिकल फाइबर की ही केबल आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये होता है प्रकाशिक तंतु, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, और इसके इतने सारे यूजेस हैं, आगे और भी बहुत सारे यूज हैं, पर अभी हम इसका यूज तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं, मैंने बताया कि ये अभी महंगा पड़ता है, ये कॉस्टली पड़ता है, इसलिए अभी हम इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। समझ आ रही बात आपको? तो ये चीज हो गई ऑप्टिकल फाइबर, एंड आई थिंक कि मैंने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में सब कुछ बता दिया है आपको। क्या आपको समझ आ गया? तब आज के बाद कभी भी ये चीज मिले आप ले आओ एक अपने घर में, और ऑप्टिकल फाइबर है ये, समझ रहे हैं आप? तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर के बाद और देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या और फिनोमिना क्या चीज है। नोट करिए जल्दी से इससे आप। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करके प्रिज्म से बड़े अच्छे अच्छे काम करवाते हैं। कैसे? आप देखिए। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, हमारी लैब में 2 तरीके के स्पेशल प्रिज्म रहते हैं। एक प्रिज्म होता है जिसका हर एंगल 60 डिग्री का रहता है, इसको बोलते हैं समबाहु प्रिज्म। समबाहु त्रिभुज हो गया ना, ये सारी भुजाएं बराबर हो गई, सारे एंगल 60 हो गए, तो इसको समबाहु प्रिज्म बोला जाता है। इक्विलैटरल प्रिज्म इसको कहते हैं। ठीक, एक प्रिज्म और हमारी लैब में रहता है जिसको समद्विबाहु समकोण प्रिज्म कहा जाता है। ऐसे इसका एक एंगल 90 डिग्री का रहता है, और बाकी दोनों एंगल जो रहते हैं 45 डिग्री के रहते हैं। इसको बोलते हैं समकोण प्रिज्म, समकोणीय प्रिज्म ऐसा बोल सकते हैं। राइट एंगल प्रिज्म। अभी प्रिज्म का पूरा लेसन ही आएगा पढ़ने में, आप परेशान न तो, बस क्योंकि प्रिज्म का यूज करके और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की मदद से, देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है और प्रिज्म का यूज करते हैं, और हम बड़े अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं, इसलिए मैं यहीं पर इसको बता देता हूं। प्रिज्म हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी ये समझ लो कि हमारी लैब में ये 2 तरह के प्रिज्म आपको मिलते हैं। इसमें से हम ये वाला प्रिज्म यूज करते हैं कई सारे कामों के लिए। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, हम चाहे ना तो लाइट को 90 डिग्री भी मोड़ सकते हैं, 180 डिग्री भी मोड़ सकते हैं, इमेज को उल्टा भी बना सकते हैं, केवल प्रिज्म और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की मदद से। देखिएगा, सबसे पहली कंडीशन देखो, ये हमने एक प्रिज्म ले लिया, बताइए अगर इसका ये एंगल 90 डिग्री का और ये एंगल 45, ये एंगल 45 के हैं, तो ये कौन सा वाला प्रिज्म है? आंसर है ये राइट एंगल प्रिज्म है।
समकोणीय प्रिज्म है ये। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा जरा, यहां पर हमने एक वस्तु रखी, इस वस्तु का ये सिरा है ए और ये वाला सिरा इसका क्या है बी। इसके सामने हमने एक वस्तु रख दी, वस्तु से प्रकाश किरणें ऐसा चलती हैं, बिल्कुल सीधी ऐसा जाएंगी, एक प्रकाश किरण ये चली और एक प्रकाश किरण ये पहुंची। अब आप मुझे बताइए, देखो एक चीज और ध्यान रखिए, इसके भीतर पूरा ग्लास है ये, ऐसा मत समझ लेना कि अंदर खोखला होगा, पूरा कांच से ठोस बना हुआ। आपको दिखाएंगे प्रिज्म हमारे पास रखा हुआ है, पूरा ये सॉलिड है। अब आप देखिए बाहर हुआ क्या है एयर, और अंदर में पूरा काहे का बना है ये कांच का, ग्लास का। अब ये प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, बताइए अपवर्तन होगा कि नहीं होगा? अपवर्तन होगा या नहीं होगा? माध्यम अगर चेंज हो रहा है तो स्पीड का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगी, और अगर स्पीड चेंज हो जाएगी तो अपवर्तन तो होगा। अपवर्तन होगा तो प्रकाश किरण किधर की तरफ मुड़ेगी, बता सकते हैं मुझे? हाँ जी बेटा, सीधी निकल जाएगी। बहुत अच्छे, क्यों सीधी निकल जाएगी बताइए? आप देख लो ना, ये जो भैया सरफेस है, इस सरफेस पर ये दोनों प्रकाश किरणें लंबवत पड़ रही हैं। अगर लंबवत पड़ रही हैं तो ये प्रकाश किरणें कैसे पहुंचेंगी? सीधी सीधी निकल जाएंगी, ये मुड़ेंगी नहीं, और जाकर सीधे इस सरफेस पर कांच के अंदर प्रवेश कर गई, और कांच के अंदर प्रवेश करने के बाद चलती रहेंगी, और यहां से अब वो बाहर निकलना चाहती हैं। अब ये हिस्सा छोड़ दीजिए, अब आप इसके बारे में सोचिए। यहां पर इस इंटरफेस में प्रकाश की किरण कहां से कहां जाना चाहती है? हवा से कांच में कि कांच से हवा में? कांच से हवा में जाना चाहती है, मतलब सघन से विरल में जाना चाहती है। कांच भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एयर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है। प्रकाश किरण सघन से विरल में जाना चाहती है। अभिलंब कहां बनाएंगे? ये अभिलंब बनाया, देखो हमने भाई इस सरफेस पर लंब बनाओगे ना, अभिलंब बनाए, तो ये कौन सा कोण हुआ? आपतन कोण। समकोणिक प्रिज्म की एक खास बात है कि जब ये किरणें लंबवत यहां पर गिरेंगी, सीधी जाके दूसरी सरफेस पर टकराएंगी, यहां पर इनका जो आपतन कोण हो जाता है वो कांच के क्रांति कोण से भी ऊपर चला जाता है। कांच का क्रांति कोण 41 डिग्री, और इसका एंगल हो जाता है जाके 41 डिग्री से भी ज्यादा, मोर देन 41 डिग्री। अगर ये 41 डिग्री से ऊपर कोण हो जाएगा तो बताइए ये प्रकाश किरण बाहर निकल जाएगी या उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी? आंसर है उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी और परावर्तित हो जाएगी। तो परावर्तित होगी तो परावर्तन के नियमों का पालन करेगी ना। परावर्तन का नियम क्या है कि जितना कोण बना के ये आई है उतना ही कोण बना के इसको उसी माध्यम में वापस लौटना पड़ेगा, तो उतना ही एंगल बना के ये माध्यम में वापस भी लौट जाती है। सेम एंगल बना के देखो, देख रहे हैं? उसी माध्यम में उतना ही कोण बनाते हुए वापस लौट जाना है उसको, ऐसे। अब जब ये कांच से गई तो कांच में ही इसको लौटना पड़ गया। देखो बेटा, कांच से गई, बाहर नहीं निकल के जा पाई, कांच में ही लौट के आ गई। अब जब कांच में लौट के आई, यहां फिर से कांच से हवा में जाना चाह रही है ये। अगर ये कांच से हवा में जाना चाह रही है तो क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें यहां पूरी हो रही हैं? यहां नहीं पूरी हो रही। क्यों? क्योंकि यहां पर किरणें पृष्ठ के कैसी आ गई? लंबवत। और जब किरणें पृष्ठ के लंबवत आ जाती है फिर वो सीधी निकल जाती है, वो मुड़ती नहीं है, ऐसे आ गई। देख रहे हैं आप? अब आप ध्यान से देखिए, ये वाली लाइट रे कहां चली थी? ए से। ये ए से यहां पर आई, फिर यहां पर आई, तो यहां पर किसका इमेज बनेगा? ए का। ये बी से चली थी, पॉइंट बी से, तो यहां पर किसका इमेज बनेगा? पॉइंट बी का। और इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहां दिखेगी। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, वस्तु। और ये बउआ क्या बन गई यहां पर भैया? ये यहां पर इमेज बन गई है। कुछ बात हमारी समझ आ रही है आपको? आप देखो,
ये प्रिज्म है, यहां पर अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन सारी चीजें हुई। अब मुझे बताइए यहां पर क्या हुआ है? अपवर्तन हुआ है, रिफ्रैक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है? इन जगहों पर क्या हुआ है? इन जगहों पर केवल और केवल रिफ्रैक्शन हुआ है। जब हम R लिखेंगे तो रिफ्रैक्शन, और यहां पर क्या हुआ है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पर क्या हुआ है बताइए? यहां पर फिर से केवल रिफ्रैक्शन, अपवर्तन हुआ है। तो दो जगहों पर अपवर्तन और एक जगह पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रकाश की किरण को इस प्रिज्म ने 90 डिग्री एंगल पर मोड़ दिया है। अब देख लीजिए, वस्तु यहां रखी थी तो हमने सोचा हमको यहां से देखेंगे तो दिखेगी, पर हमको यहां से नहीं दिखती है। आपको अपनी इस वस्तु को देखने के लिए अपनी आईज को यहां लगाना पड़ेगा, आपको यहां से आपको देखना पड़ेगा, तो इस वस्तु को आप देख पाओगे। और एक खास बात क्या है, देखो तो इसने प्रिज्म ने प्रकाश किरणों को कितना मोड़ दिया है? प्रिज्म ने प्रकाश किरणों को मोड़ दिया है टर्निंग बाई 90 डिग्री। 90 डिग्री से प्रकाश किरणें मोड़ी जा चुकी हैं। ऐसे जा रही थी, ऐसे चली गई। 90 डिग्री एंगल पर प्रकाश किरणों को इस प्रिज्म ने मोड़ दिया। तो न सिर्फ टर्न किया, यहां पर उसकी इमेज भी बनाई। और सुनिए, न सिर्फ उसने टर्न किया और न सिर्फ उसने इमेज बनाई, ये इमेज इतनी चमकदार होती है कि बहुत साफ सुथरी आपको दिखती है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एनर्जी वेस्ट नहीं होती। तो अगर इस वस्तु से 100 लाइट रेज चली होंगी तो यहां पर कितनी लाइट रेज आई होंगी? 100। अगर 100 आ गई होंगी तो इमेज भी उतना ही ब्राइट दिखेगा, उतना ही बढ़िया चमकदार इमेज उसको दिखेगा। यही चीज हम चाहते तो हम दर्पण से भी करवा सकते थे। प्रतिबिंब बनाने का काम हम किससे कर सकते हैं? मिरर से, दर्पण से। लेकिन अगर दर्पण से ये इमेज बनाते बेटा तो ये इतनी ब्राइट इमेज नहीं बनती। क्यों नहीं बनती बताइए? क्योंकि दर्पण से इमेज बनाने में एनर्जी का लॉस हो जाता है, लेकिन TIR में एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो TIR से इमेज बनाने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा ही क्लियर दिखता है, आपको धुंधला नहीं दिखेगा, उसमें कुछ भी, बड़ा क्लियर कट इमेज आपको दिखेगी, चमकदार दिखेगी, ब्राइट दिखेगी। और 90 डिग्री मोड़ भी सकते हैं आप प्रिज्म से, ठीक है। और देखिए, और देखिए इसको। अब प्रिज्म को और एक तरह से आप यूज कर सकते हो। ये देखिए, हमने यहां पर भी हमने राइट एंगल वाला प्रिज्म ले लिया है। देखिए, ये एंगल इसका 90 डिग्री का एंगल है, और ये दो के दोनों ही एंगल कितने कितने डिग्री के हैं? 45 45। यही वाला प्रिज्म है, बस उसको ऐसा पलट के रख दिया, 90 ऊपर कर दिया, 45 45 नीचे कर दिया। अब इस पे ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने एक वस्तु रख दिया, ये वस्तु है AB। इससे प्रकाश किरणें चलना शुरू होंगी। एक प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी सीधी, एक प्रकाश किरण ऐसे सीधी जाएगी। जब यहां पर पड़ेंगी तो यहां एयर है और अंदर ग्लास है। प्रकाश किरण वायु से कांच में जाना चाहती है। अगर वायु से कांच में जाना चाहती है तो यहां पर उसका अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन होगा तो किधर की तरफ मुड़ेगी, उसके लिए मुझे अभिलंब बनाने पड़ेंगे। आप सोच सकते हैं कि यहां तो आपने नहीं बनाया था जब जा रही थी प्रकाश किरण अंदर, तो वो यहां अभिलंबवत जा रही थी, और यहां अभिलंबवत कहां जा रही है? यहां तो तिरछा जा रही है ना। तो ये एंगल आपतन कोण, ये इसका आपतन कोण। अब बताइए, वायु से कांच में जा रही है प्रकाश की किरण, विरल से सघन में जा रही है, क्या होगा उसका? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये प्रकाश किरण जिसको ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, ये अभिलंब की ओर झुक गई। देखो,
ये भी अभिलंब की ओर झुक गई, ऐसे ये वाली प्रकाश किरण भी अभिलंब की ओर झुक गई और ये वाली लाइट रे भी अभिलंब की ओर झुक गई। जब यहां पर पड़ी आंखें ये किरणें, यहां पर फिर हमने अभिलंब बनाया। अब हमने देखा कि ये अब कहां जाना चाहती हैं, तो हमने क्या देखा, अब ये कहां पर है, यहां पर कांच में है, ये भी ग्लास में है और ग्लास से कहां जाना चाहती है, एयर में। कांच से वायु में जाना चाहती है, सघन से विरल में जाना चाहती है। समझ रहे हैं। और हमने देखा क्या कि ये जो आपतन कोण है इसका, ये आपतन कोण इसका ग्लास के क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। अब सघन से विरल में भी जाना है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा भी हो गया है, तो ये तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें आ गई पूरी। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर पूरी शर्तें आ गई हैं तो क्या होगा, क्या ये प्रकाश किरण बाहर निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी। तो क्या हो जाएगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तित होके ये प्रकाश किरण यहां पहुंच जाएगी, देखिए। और इसका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो ये प्रकाश किरण यहां पहुंच जाएगी। बताइए, इतना समझ आ गया सबको। अब यहां पर पहुंची, फिर सघन से विरल में जाना चाहती है, सघन से फिर विरल में जाना चाहती है। हमने अभिलंब बनाया, अभिलंब, यहां पर भी हमने अभिलंब बना दिया। सघन से विरल में जाना चाहती है और ये आपतन कोण है, देखो यहां की तुलना में ये वाले आपतन कोण कैसे हो गए, छोटे हो गए, छोटे। तो अगर यहां पर आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़े थे तो यहां के आपतन कोण क्रांतिक कोण से छोटे आ जाएंगे। अब एंगल छोटा हो जाता है। अब क्रांतिक कोण से एंगल छोटा, देखो पहली बात तो कांच और वायु दोनों कैसे माध्यम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। प्रकाश की किरण को सघन से विरल में जाना है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम है, तो बताइए अपवर्तन होगा या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा? हाँ जी, अपवर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। अपवर्तन होने में इसका जाने का रास्ता ये है, ये दोनों किरणें एक दिशा में जाना चाहती हैं, पर सघन से विरल में आने पर अपवर्तन जब होगा तो अभिलंब की ओर झुकेंगी कि अभिलंब से दूर हटेंगी? अभिलंब से दूर हट जाएंगी। अगर अभिलंब से दूर हटेंगी तो ये ऐसे चली जाएगी, अभिलंब से दूर हटेंगी तो ये ऐसे चली जाएगी। समझ आ रहा है आपको? और जब ये प्रकाश किरणें यहां पर ऐसा पहुंचेंगी और आप यहां पर अपनी आंख लगाओगे, आंख रख के देखो आपने इसको, तो वस्तु कहां दिखेगी आपको? थोड़ा गौर से देखिएगा। ये वाली लाइट रे कहां से चली थी? ए से। ये ए से यहां पर गई, फिर यहां गई, यहां आई और यहां, तो यहां पर किसका इमेज आपको दिखेगा? ए का। ये लाइट रे किससे चली थी? बी से। यहां गई, यहां पहुंची और यहां पहुंची, तो यहां आपको किसका इमेज दिखेगा? बी का इमेज आपको दिखेगा। तो पूरी वस्तु कहां दिखेगी आपको? आंसर है ये पूरी वस्तु दिखेगी। कुछ देखा क्या हो गया है यहां पर? क्या दिखाई दिया आपको? वस्तु ऐसे थी, सीधी खड़ी थी, पर हम जब उधर से आंख से देखते हैं जाकर के, ऐसे दिखती है हमको, उल्टा बिल्कुल। इसने प्रकाश किरण को मोड़ा कितना? जैसे इसने प्रकाश किरण को कितना टर्न कर दिया था? 90 डिग्री। इसने प्रकाश किरण को कितने डिग्री से मोड़ा? 180 से। कैसे? प्रकाश किरण को इस वाले प्रिज्म ने कितने डिग्री से मोड़ा? तो उसके लिए यह देखिए कि पहले जब प्रकाश किरण चली थी तो किस दिशा में चली थी? ऐसे। और जब प्रकाश किरण प्रिज्म से बाहर निकली तो कैसे निकली? ऐसे। कितना मुड़ी? 0 डिग्री। तो इस वाले प्रिज्म ने प्रकाश किरण को कुछ मोड़ा नहीं। आप लिख सकते हो नो टर्निंग। इस वाले प्रिज्म ने प्रकाश किरण को मोड़ा नहीं है भाई। आपको कैसे लग गया 180 डिग्री? उल्टा हो गया इस वजह से आप बोल रहे होंगे। नहीं नहीं, प्रिज्म ने प्रकाश किरणों को नहीं मोड़ा, इमेज को केवल क्या कर दिया है? उल्टा। और देखिए, अब आप मुझे बताओ कहां रिफ्रैक्शन और कहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? इस सरफेस पर क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? केवल रिफ्रैक्शन। इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन, यहां पर
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर एक किरण का देखोगे तो 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उससे इमेज बन गई जाकर के। इस प्रिज्म ने इमेज को उल्टा कर दिया। तो अब आप सोचोगे क्या हम इस प्रिज्म का यूज वस्तु के प्रतिबिंब को उल्टा बनाने में करेंगे? कर लो आप। वैसे इसका यूज हम वस्तुओं को सीधा करने में करते हैं। कैसे? कोई वस्तु हमारे सामने उल्टा बनी हुई है तो हम उसके सामने लगा देंगे इसको, ये उसको इन्वर्ट करेगा और इन्वर्ट करके वो कैसी हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। तो नॉर्मली हम इसका यूज किसमें करेंगे? वस्तु, उल्टी वस्तु के प्रतिबिंब को सीधा बनाने में करा करेंगे। किरण को इसने नहीं मोड़ा पर प्रतिबिंब को उल्टा कर दिया, बिना मोड़े प्रतिबिंब को उल्टा कर रहा है। देख रहे हैं आप? ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं, ऐसे ऐसे गुण हैं प्रिज्म के अंदर। ठीक है, और एक देखिए, और देखिए एक इसमें ये देखो बेटा, समकोण प्रिज्म बनाया, 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल भी 45 और ये एंगल भी कितना? 45 डिग्री। बस वही प्रिज्म है, कभी उसको ऐसा रख देते हैं, कभी उसको ऐसा रख देते हैं, अलग अलग उसको एंगल में हम रख रहे हैं बस। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हमने एक वस्तु रख दी छोटी सी, ये एक बना दिया यहां पर, और यहां क्या बना दिया? बी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इस वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी। एक प्रकाश किरण ऐसे चल के गई और एक प्रकाश किरण ऐसे चल के गई। फिर से गौर से समझिएगा इसको। यहां पर प्रकाश किरण का क्या होगा? किस तरफ मुड़ेगी? वायु से कांच में जा रही है, आंसर है नीचे की तरफ मुड़ेगी कि ऊपर की तरफ मुड़ेगी कि सीधे निकल जाएगी? कैसे मालूम आपको कि सीधी निकल जाएगी? क्योंकि प्रकाश किरण सरफेस पर अभिलंबवत टकराई है, और अभिलंबवत टकराने पर क्या होता है? सीधी निकल जाएगी, और सीधी निकल के जाके सामने की पृष्ठ पे टकरा जाएगी। सामने के पृष्ठ पर जब टकराएगी, यहां पर भी कांच से हवा में जाना चाहती है, यहां पर भी मीडियम क्या होगा इसका? यहां पर भी इसका मीडियम बदलेगा। यहां पर हमने अभिलंब बना दिए, यहां पर हमने क्या बना दिए? यहां पर हमने अभिलंब बना दिए। अभिलंब बनाए और देखा कि क्या होगा। यहां पर क्या किरण अपवर्तित होकर बाहर चली जाएगी हवा में, या अगर धोखे से भी इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया तो फिर बाहर नहीं जाएगी, फिर अंदर ही आ जाएगी। तो हमने ये एंगल देखा और हमको ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा मिला। क्रिटिकल एंगल से कैसा मिला? बड़ा एंगल मिला। अब आप समझ गए कि अगर क्रांतिक कोण से ये वाला आपतन कोण बड़ा मिलेगा, प्रकाश किरण कांच से हवा में जाना चाहती थी, सघन से विरल में जाना चाहती थी, पर उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से कैसा हो गया? बड़ा। तो अब क्या होगा? क्या ये हवा में जा पाएगी या कांच के अंदर ही ट्रैप हो जाएगी, फंस जाएगी? फंस जाएगी वहीं पर अंदर, और अंदर ही उसको परावर्तन के नियमों का पालन करके मुड़ना पड़ेगा। परावर्तन के नियमों का बेटा पालन करेगी तो जितना कोण बना के अभिलंब से आई है, अभिलंब से उतना ही एंगल बना के जाने भी लगेगी। देखो उतना ही एंगल बनेगा इसका, अभिलंब से उतना ही एंगल बना के ये वापस भी जाएगी। अब वापस तो चली गई, कांच से हवा में जाने का मन था पर कांच में ही लौटना पड़ गया इसको, क्योंकि इसका क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया आपतन कोण। अब इस सरफेस पर पड़ी आके, इस सरफेस पर हमने अभिलंब बनाए भाई, देखा कि यहां पर क्या करेगी ये। यहां पर भी हमने अभिलंब बनाया ऐसे। यहां पर जब अभिलंब बनाए फिर हमने देखा कि इसका जो आपतन कोण है वो बड़ा ही है थोड़ा। कांच से हवा की ओर चल रही थी ये, सघन से विरल में जा रही थी, पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया। अब सघन से विरल में जाना था उसको, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा?
अपवर्तन होके प्रकाश किरण कांच से वायु में निकल जाएगी, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होके प्रकाश किरण अंदर ही रह जाएगी? फिर से बताइए, आवाज ही नहीं आया करती यार तुम लोगों की। अपवर्तन होके वायु में निकल जाएगी, ऐसा कहना चाहते हैं? तो ये कहना चाहते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होके कांच में ही परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए चलेगी, यही कहना है आपको? ओके, बिल्कुल सही बताया आपने। तो परावर्तन के नियम का पालन करेगी और जितना कोण बनाती हुई आई थी उतना ही कोण बना के जाना शुरू कर देगी। ऐसे ही यहां पर भी होगा, इस दिशा में आ जाएगी अभी। अब यहां पर क्या हो रहा है बताइए? प्रकाश किरण यहां से टकरा के यहां पर आ गई। जब इस सरफेस पर आई तो बेटा यहां पर भी तो वो कांच से हवा में आना चाहती है। अगर वो कांच से हवा में आना चाहती है मतलब वो सघन से विरल में आना चाहती है। अब सघन से विरल में आते समय अपवर्तित होकर बाहर निकल जाएगी या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर फिर कांच के अंदर ही चली जाएगी? बाहर निकल जाएगी। कैसे पता? क्योंकि अब ये किरणें सरफेस पर अभिलंबवत हैं, और अभिलंबवत हैं तो फिर सीधी निकल जाएंगी। ये प्रकाश किरणें निकल के आ गई बाहर। देखो ए बी जो हमने वस्तु रखी थी उसकी इमेज कहां पर बनेगी? तो ये ए बी है वस्तु। ए से कौन सी किरण चली थी? देखो ध्यान से, ये वाली रे ए से चली थी, यहां पर आई, फिर यहां पर आई, फिर यहां पर आ गई। तो यहां पर ए का इमेज बनेगा। ये रे किससे चली थी? बी से। यहां से यहां गई, फिर यहां गई और फिर यहां पर आ गई। यहां किसका इमेज बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा बी का इमेज। और ये वस्तु देखो, इमेज बताइए, इमेज सीधी बनी कि उल्टा बनी? आंसर है उल्टा बनी। और जो प्रकाश किरण थी उसको इस वाले प्रिज्म ने मोड़ा कि नहीं मोड़ा? मोड़ा कि नहीं मोड़ा? कितना? जब भी टर्न को देखना हो ना, आप एक चीज सोचते ही नहीं हो। पहले ये सोचो, प्रिज्म में जब गई थी तो किस दिशा में गई थी? ऐसे ऐसे गई कि नहीं गई? और जब प्रिज्म से निकली तो कैसा निकली? ऐसे जा रही थी और ऐसा बाहर निकली, बिल्कुल विपरीत। और बिल्कुल विपरीत का मतलब 180 डिग्री। तो यहां पर इस प्रिज्म ने प्रकाश किरण को कितना मोड़ दिया? टर्निंग बाई 180 डिग्री। टर्निंग बाई 180 डिग्री। नहीं समझ में बात आ रही है आपको ये? ठीक है। तो इमेज कैसी बना? उल्टा, इन्वर्टेड। और इसने भी प्रकाश किरण को कितना मोड़ दिया? 180 डिग्री। इसने 90 डिग्री मोड़ा था, इसने नहीं मोड़ा था, इसने 180 डिग्री मोड़ा। इसने इमेज कैसी बनाई? उल्टी। इसने भी इमेज उल्टा बनाया। और इसमें उल्टा सीधा कैसे पहचानोगे आप? क्योंकि 90 डिग्री मुड़ा है ये तो इसमें आप उल्टा सीधा नहीं समझ पाओगे कैसा होगा। पर प्रिज्म में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यूज होके हम इतने काम कर सकते हैं। तो जब भी कभी इमेज को हमको उल्टा बनाना होता है ना, हम लेंस से भी इमेज को उल्टा बना सकते हैं, हम मिरर से भी इमेज को उल्टा बनाते हैं, दर्पण से, और हम प्रिज्म से भी इमेज को उल्टा बना सकते हैं। आप बताइए, लेंस से भी इमेज को उल्टा बनाते हो, मिरर से भी इमेज उल्टा बना सकते हो, प्रिज्म से भी इमेज को उल्टा बना सकते हो। किससे इमेज बनाना चाहेंगे आप? लेंस से, मिरर से कि प्रिज्म से? प्रिज्म से बनाना चाहेंगे। क्यों? लेंस और मिरर में क्या खराबी है? जब तीनों से इमेज उल्टा बनाई जा सकती है तो उल्टा इमेज बनाने के लिए आप प्रिज्म का यूज क्यों करोगे? लेंस और मिरर का क्यों नहीं करोगे? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि लेंस यूज करोगे या मिरर, दोनों में एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। और एनर्जी का लॉस होगा तो अगर आप 100 भेजोगे तो 80 आएंगी, और 80 लाइट रेस से जो इमेज बनेगी वो थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी। लेकिन प्रिज्म में क्या होगा? प्रिज्म में क्योंकि क्या हो रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें अगर आप 100 भेजोगे तो कुछ अगर वेस्ट हो भी जाएंगी तो 98 आ जाएंगी, 97 आ जाएंगी। पर लेंस और
मिरर की तुलना में ज्यादा ही ब्राइट इमेज आपको इस पे दिखेगा। तो जब भी कभी लैब में हमें किसी उल्टे इमेज को सीधा करना हो या सीधे को उल्टा करना हो तो हम लोग प्रिज्म का ही इस्तेमाल किया करते हैं, प्रिज्म का ही इस्तेमाल किया करते हैं। तो ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, उससे रिलेटेड उसके ये फिनोमिना थे जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्लास में हमारी पढ़ाई आ जाएगी लेंस के बारे में। लेंस आपने पढ़े हुए हैं क्लास 10th में, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रख रहे हैं फिजिक्स में, आगे और पढ़ाई करेंगे लेकिन अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।